हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई एम प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम यू ऑल ऑन नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी। सो एक प्यारी सी स्माइल के साथ एकलव्य रीलोडेड भाई आप लोगों के सामने आ चुका है। आप लोगों ने पूछा था कब आएगा, तो एकलव्य रीलोड आ चुका है। अब आपका काम है क्लासेस को देखना चालू करना। आपकी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की क्लास हो चुकी है और आज आपकी है फिजिक्स की फर्स्ट क्लास बच्चे, जिसके अंदर हम करने वाले हैं रेक्टिलिनियर बोलो, चाहे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलो, चाहे मोशन इन 1D बोलो। तीनों बातों का मतलब बेटा क्या है, तीनों बातों का मतलब आपके सामने सेम है। मतलब हम बात करने वाले हैं मोशन की, वो भी कैसे मोशन की, मोशन जो हमारा स्ट्रेट लाइन में होता है, एक सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है, एक सिंगल 1D में हो रहा है, तो इसी को बच्चे आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस मोशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे बेटा कुछ अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। वो दिल की बात क्या है? वो दिल की बात बेटा ये है कि जब हम क्लास 10th से क्लास 11th में आते हैं तो एक अच्छा खासा हमें सिलेबस के अंदर चेंज देखने को मिलता है, और एक चेंज उसमें से सबसे खास होता है कि जो 10th क्लास तक अभी तक हमारी एक बुक हुआ करती थी, वो अब बेटा बाइफरकेट हो गई है 3 पार्ट्स में, मतलब 3 अलग अलग बुक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इनिशियली तो हमें इसे डाइजेस्ट करने में हल्का प्रॉब्लम होती है, हमें सेल्फ डाउट होता है कि क्या हम कर पाएंगे, क्या हमसे हो जाएगा, ये होता है हमारा सेल्फ डाउट। लेकिन कोई नहीं, जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता है हमारा इस पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहता है कि यस हम कर लेंगे। लेकिन इनिशियली डेज में क्या होता है, स्पेशली इन फिजिक्स, जब आपके पास किताबें आती भी नहीं है शायद फिजिक्स की, उससे पहले ना हमारे सीनियर्स का, जब हम स्कूल में जाते हैं, डर आ जाता है कि भाई फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ है, फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को सुनने को मिलती है। तो मैं इसके लिए आपसे एक ही चीज़ कहूँगी बेटा, देखो जितना ज़्यादा अच्छे से आप रिलेट कर सकते हो ना फिजिक्स में, जितना ज़्यादा आप उसे फील कर पाते हो, जितना ज़्यादा उसे आप रिलेट कर पाते हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, उतना ही ज़्यादा वो टॉपिक आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, मैकेनिक्स आप रिलेट कर पाते हो अपनी डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ से। ठीक है, वो टॉपिक सच में आसान है, उसको बनाया मुश्किल जाता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर बात करोगे आप बेटा क्लास 12th की, वहाँ पे चीज़ें टफ होती हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इसलिए टफ होती हैं क्योंकि वहाँ पर आप चीज़ों को इतनी जल्दी से इमेजिन नहीं कर पाते, वहाँ पे आप नहीं सोच पाते हो चार्जेस के बारे में, वहाँ पे आप नहीं इमेजिन कर पाते हो वेव्स को, तो वहाँ पे चीज़ें लिटिल बिट टफ जाती हैं। लेकिन यहाँ बेटा अगर आप बात करोगे क्लास 11th में, यहाँ बेटा आपका मैकेनिक्स टफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप इसे फील कर सकते हो, आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो, और जिसको भी हम इमेजिन कर सकते हैं, जिसको भी हम फील कर सकते हैं, वो बेटा क्या हो जाता है, वो हमारे लिए इजी हो जाता है समझना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मोशन के बारे में, राइट। अब मोशन की बेटा जब हम बात करते हैं, चाहे मेरे को कोई सामान फेंकना हो, चाहे किसी को रनिंग करनी हो, चाहे किसी को वॉकिंग करनी हो, सबके अंदर बच्चा क्या लगता है, सबके अंदर हमारे सामने मतलब क्या ताकत लगती है। अगर मैं ऐसे स्टेशनरी पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाऊं और मैं बिल्कुल स्टेशनरी हूँ, और अगर मैं खुद से ये बोलूँ बेटा कि मेरे को वॉक करनी है, वॉक कर, वॉक ऐसे नहीं होगी जब तक मैं अपने पैरों से ज़मीन पर एक फोर्स नहीं दूंगी, जब तक मैं वॉक नहीं कर पाऊंगी। रनिंग का भी सेम प्रोसेस है। अगर मेरे को किसी सामान को फेंकना है तो मुझे उसको एक इनिशियल पुश क्या करना होगा बेटा, एक इनिशियल पुश देना होगा। उसी इनिशियल पुश को मेरे प्यारे बच्चे क्या कहते हो आप, उसी इनिशियल पुश को आप क्या कह रहे हो, हम नॉर्मल भाषा में अगर बात करें तो बेटा उसी इनिशियल पुश को आप मेरे प्यारे बच्चे ताकत के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो बच्चे? ताकत के नाम से जानते हो, राइट। ताकत के नाम से आप जानते हो। और ये ताकत है क्या? ताकत को ही तो हम फिजिक्स में बेटा क्या कह देते हैं, इस ताकत को ही हम फोर्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जब हमने ये ताकत लगाई, जब हमने कोई ताकत लगाई, जब हमने किसी पर्टिकुलर चीज पे कोई फोर्स अप्लाई करी, तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे एक चीज निकल कर आई। वो चीज कौन सी है बच्चा? वो चीज है इस ताकत का कोई ना कोई इफेक्ट निकल कर आया, कोई ना कोई मेरे प्यारे बच्चे इफेक्ट निकल कर आया।
आया कि नहीं आया? कहोगे यस मैम बिल्कुल आया। अब ये इफेक्ट बेटा कौन सी फॉर्म में निकल कर आया? जब मैंने कोई ताकत लगाई तो बेटा उस ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं कोई ताकत लगा दी तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। तो बेटा ये किसकी फॉर्म में इफेक्ट निकल कर आया? ये मेरे प्यारे बच्चे मोशन की फॉर्म में आपका इफेक्ट निकल कर आया है। बोलो हाँ या ना? कहोगे यस मैम बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स है क्या, इसको समझते हैं। जैसे आपने देखा है कि किसी भी पौधे की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, हाँ यस, ऐसे ही बेटा मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस के बारे में यहाँ पर देखोगे। मैकेनिक्स की बच्चे 2 ब्रांचेस के बारे में यहाँ देखोगे। एक है बच्चे आपकी ताकत, जो आप इनपुट दे रहे हो, जो आप कॉज कर रहे हो, क्योंकि जो मोशन आया है, मोशन का कॉज क्या है? मोशन किसकी वजह से हुआ है? मेरे प्यारे बच्चे मोशन आपका हुआ है ये ताकत की वजह से, जो आप इनिशियली एक पुश दे रहे हो, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो मैकेनिक्स की बेटा आपकी 2 ब्रांचेस निकल कर आती हैं। उन ब्रांचेस का नाम क्या है? उन ब्रांचेस का नाम है ताकत एंड फोर्स एंड इफेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे मैं आपसे एक चीज़ और बोलूँगी। मैकेनिक्स कंबाइनली जो स्टडी है बेटा, मैकेनिक्स स्टडी किस चीज़ की है? मैकेनिक्स के अंदर हम इन दोनों पोर्शन को स्टडी करते हैं, इफेक्ट वाले पोर्शन को भी और इफेक्ट का जो कॉज है उसको भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे इनके भी नाम हैं। जो आप फोर्स लगा रहे हो, जो आप ताकत लगा रहे हो, जो मोशन का कारण बन रहा है, उस कारण को बच्चे हम मैकेनिक्स में क्या कह देते हैं? उस कारण को बच्चे हम मैकेनिक्स में डायनामिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डायनामिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली ये आपका हो क्या गया बच्चे? ये आपका कॉज हो गया। और डायनामिक्स में मेरे प्यारे बच्चे आप किसकी स्टडी करोगे? मोशन के कॉज। मोशन हो किस वजह से रहा है, तो स्टडी करते हो आप बेटा यहाँ पर कॉज की। और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर कॉज क्या है? यहाँ पर कॉज है फोर्स यानी कि ताकत। ठीक है, अभी आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि अभी हम डायनामिक्स वाले पार्ट को नहीं देखने वाले। ठीक है, अभी हम किसको देखेंगे? यहाँ पर फोकस करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आया? हमारे पास हमने जब कोई एक कॉज किया, जब हमने कोई एक ताकत लगाई, हमने जब कोई एक फोर्स लगाई, तो हमारे पास उसका रिजल्ट निकल कर आया कि ऑब्जेक्ट बेटा मोशन में शुरू हो गया। लेट्स सपोज कि मुझे इस रिमोट को सामने वॉल पर देके फेंक के मारना है, सो दैट कि मेरा टीवी ब्रेक हो जाए। क्यों ब्रेक हो जाए? क्योंकि वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं उस टीवी को ब्रेक करना चाहती हूँ। लेकिन अगर मैं इस रिमोट को इस तरीके से बोलूँ, भाई तू जा और तू उसके टीवी पे जाके गिर और तू टीवी को ब्रेक कर, नॉट पॉसिबल ना। मुझे ही फेंकना होगा, और मुझे फेंकने के लिए क्या करना होगा? मुझे फेंकने के लिए बच्चे इसको एक फोर्स देना होगा, मुझे इसको एक ताकत देनी होगी, एक इनिशियली पुश देना होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब मुझे उस पुश के बारे में बात नहीं करनी। ठीक है, उस फोर्स के बारे में, उसकी मोशन शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ, उस कहानी के बारे में अभी हमें नहीं जानना, उसको शांत करो। ठीक है, हमें जानना किसके बारे में? जब मैंने इसको फेंका, इसने कोई स्पीड ली होगी, इसने वहां पे जाने के लिए कुछ टाइम लिया होगा। टीवी पे लगने से पहले इसकी स्पीड कितनी रही? क्या कोई वेलोसिटी में चेंज हुआ? कितनी इसने दूरी तय करी? कितने समय तक ये हवा में रहा? तो ये सारी चीज़ें बच्चे हम किसके अंदर करेंगे? ये सारी चीज़ें बच्चे हम मोशन के अंदर करेंगे। अब आओ, अब इसी को आगे हम बच्चे फर्दर देखते हैं। क्या कि काइनामेटिक्स मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? अगर आप काइनामेटिक्स के बारे में समझते हो तो काइनामेटिक्स क्या होता है याद रखेंगे। जो आपका बच्चे कॉज का क्या है? जो कॉज का इफेक्ट निकल कर आया है, जो कॉज का इफेक्ट निकल कर आया है, उसी को आपने क्या बोल दिया? उसी को आपने बच्चे काइनामेटिक्स का नाम दे दिया, कॉज का इफेक्ट। अब आपका इफेक्ट किस फॉर्म में निकल कर आया है मेरे प्यारे बच्चे? ये जो आपका इफेक्ट है ना, ये आपका मोशन की फॉर्म में निकल कर आया है। लेकिन मैम हम मोशन में क्या क्या देखेंगे? हम मोशन में बेटा कुछ पैरामीटर, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। मोशन के पैरामीटर्स की बच्चे अगर आप बात करते हो, मोशन के पैरामीटर्स की अगर आप बात करोगे तो मोशन के कौन कौन से पैरामीटर हैं? लेट्स सपोज मेरे यहाँ पे एक बॉल रखी है, ठीक है, और मैं उसको इस तरीके से
किक मारती हूँ, इस तरीके से किक मारी तो वो बॉल कितनी दूर गई, किस टाइम में, कितना टाइम लगा उसको मैक्सिमम दूरी तय करने के लिए, ड्यूरिंग द मोशन उसकी स्पीड क्या थी। तो ये सारे पैरामीटर्स आपके मोशन के अंदर आते हैं। तो आओ एक एक करके लिखते हैं। पहला पैरामीटर बच्चे क्या हो जाएगा आपके सामने, पहला पैरामीटर हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, और क्या हो जाएगा बच्चे आपका डिस्प्लेसमेंट, और मेरे साथ साथ बोलो बेटा, सोना नहीं है, ठीक है। फिजिक्स को अगर ऑनलाइन आप स्टडी करते हो ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई वन, ठीक है, मैं आपका कोई भी आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, आप अपने टीचर के साथ बातों को दोहराया करो, क्योंकि बातों को आप जितना ज़्यादा अपने मुंह से बोलोगे उतनी ज़्यादा आपकी वो फीड होता जाएगा, आपको अपना इन्वॉल्वमेंट महसूस होगा। मम बन के टीवी को, स्क्रीन को देखते मत रहा करो, ठीक है। आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बोलो मेरे साथ साथ। और क्या आएगा बेटा, स्पीड आएगा, और बच्चे क्या आएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या आएगा, और आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप, ये सब सारी चीज़ें बच्चे क्या हो गई, मोशन के आपके पैरामीटर्स हो गए, जिसको हम किसके अंदर स्टडी करेंगे बच्चे, जिसको हम स्टडी करेंगे काइनामेटिक्स की। मतलब मैम जो कॉज का इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है मोशन, तो मोशन के ही पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं हम किसके अंदर, इसका नाम क्या है बच्चे, इसी का नाम है काइनामेटिक्स। बात समझ में आ गई, डर तो नहीं लगा। कौन कौन सी चीज़ें जानेंगे हमने, आपको 9th में पता है, आप इन सारी टर्म्स को देख के आ चुके हो, घबराना नहीं है। आज की क्लास बहुत बेसिक और बहुत मज़ेदार होने वाली है। हमेशा याद रखना, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टरी करना चाहते हो, उसकी पहले नींव पक्की करो। और नींव पक्की कैसे होगी, जितना ज़्यादा आपका बेस होगा, जितने ज़्यादा आपको टर्म्स का मतलब क्लियर होगा, उतना ही ज़्यादा बच्चे आपकी नींव क्या होगी, पक्की होगी, और बिल्डिंग अच्छी बनेगी। यानी कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जितनी ज़्यादा होगी, आपका उस सब्जेक्ट में भी महारत हासिल होती चली जाएगी। चलो आओ अब आगे देखते हैं इसके अंदर। काइनामेटिक्स का मतलब समझ में आ गया। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा कि आप रेस्ट पर हो, जल्दी से बताओ। अगर मैं बच्चे आपसे पूछूं क्या आप रेस्ट पर हो, आप कहेंगे यस मैम, मैं क्लास ले रहा हूं और मैं बिल्कुल रेस्ट पर हूं। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मैं चलते फिरते आपको क्लास दे रही हूं तो क्या मैं मोशन में हूं, तो आप कहेंगे यस मैम, आप भी मोशन में हो। लेकिन यहाँ पर एक हल्की सी दुविधा है, हम दोनों मिलकर उस दुविधा का सॉल्यूशन निकालते हैं। बात करें, चलो आओ करेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या किया बच्चे, मैंने 2 बच्चियां ले ली। मैंने क्या किया, मैंने 2 बच्चियां ले ली। यहाँ पर ये 2 गर्ल्स हैं, एक का नाम है छुई मुई, ठीक है, एक मिनट, चलो, एक का नाम है बच्चे छुई मुई और एक का नाम है बच्चे हरी भरी, ठीक है। इन्वॉल्व हो जाओ, ये स्टोरी है एक तरीके की। और ये है बच्चे एक बॉल, ये क्या है, एक बॉल है, ठीक है। अभी इस केस में क्या हो रहा है, पहला केस देखेंगे इसके अंदर। छुई मुई ने बेटा क्या किया, छुई मुई ने रनिंग शुरू की, छुई मुई ने रनिंग शुरू करी और मैंने छुई मुई से फिर पूछा कि छुई मुई कैसा लग रहा है। छुई मुई साइड मैम बहुत अच्छा लग रहा है, रनिंग करना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, आप लोग करते हैं, चलो किया करो। छुई मुई ने रनिंग करी, रनिंग करना शुरू किया। मैंने पूछा छुई मुई से कि छुई मुई इस बॉल के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, बॉल आपको कैसे दिखाई दे रही है, बॉल की सिचुएशन क्या है। तो छुई मुई ने कहा मैम मैं भाग रही हूँ, बॉल पीछे भाग रही है। छुई मुई ने क्या कहा, मैं आगे की तरफ भाग रही हूँ और बॉल उसको पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है। मैंने लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने हरी भरी से पूछा, हरी भरी ने कहा नहीं मैम छुई मुई गलत बोल रही है, बॉल तो बेटा क्या है, बॉल तो बेटा रेस्ट पर है। और इसने क्या कहा, बॉल मोशन में है। चलो पहला केस हो गया, लिख लिया आपने, वेरी गुड बेटा। अब हम केस 2 ले लेते हैं इसमें। बेटा केस 2 क्या है इसके अंदर, अब बेटा जो छुई मुई थी और बेटा जो बॉल थी, ठीक है, वो दोनों ही सेम स्पीड से क्या कर रहे हैं बेटा, वो दोनों ही सेम स्पीड से बच्चे भाग रहे हैं, वो दोनों ही सेम स्पीड से भाग रहे हैं, सेम स्पीड है, ठीक है। अब मैंने पूछा हरी भरी से, अब बता कि बॉल रेस्ट पर है या फिर बॉल मोशन में है। तो हरी भरी ने क्या कहा कि मैम बॉल मोशन में है।
लेकिन वही चीज मैंने मैंने जब छुई मुई से पूछा तो छुई मुई ने क्या कहा कि मैम वो गलत बोल रही है, बॉल रेस्ट पर है। मैंने दोनों की चीजें देख ली, दोनों की चीजें मैंने नोट कर ली, ठीक है। अब ये नोट क्यों करी अभी बताऊंगी, लेकिन फॉर द टाइम के लिए आप इसको ऐसे ही समझो, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा कंडीशन क्या निकल कर आई, मेरी बात को ध्यान से समझना। जब भी हम किसी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो भाई हमें सारी चीजें कहाँ पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पर स्टेशनरी लोग होते हैं उनको वो चीज़ें मूव करती हुई दिखाई नहीं देती, उनको वो चीज़ें वैसे ही दिखाई देती हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सोचा हाँ यार ये तो बात सही है। यहाँ से मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि कोई चीज़ रेस्ट पर है या फिर कोई चीज़ मोशन में है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे, ये आपका डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। ये पॉइंट भी तो आया ना कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है और कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। अगर मैं ट्रेन में आ जाऊँ, मूविंग ट्रेन में, तो मेरे को वो चीज़ें चलती हुई दिखाई देंगी पीछे की तरफ, और अगर वही चीज़ें मुझे देखनी है, अगर मैं बाहर आ जाऊँ, स्टेशनरी पोजीशन में आ जाऊँ, तो वो मेरे को चीज़ें रुकी हुई दिखाई देंगी। यानी कि मैं तो एक ही हूँ, मैं तो सेम हूँ, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर डिफर कर गई। तो इसीलिए बेटा मैंने आपसे पूछा कि आपने कौन से बिहाफ पे ये चीज बोल दी कि भाई आप मैम मोशन में हो और मैं रेस्ट पर हूं। आपने ये भी कैसे बोला कि आप रेस्ट पर हो। अगर आपको ये चीज पता है कि अर्थ हमारी क्या करती है बेटा, अर्थ हमारी अपनी एक्सिस पे भी और सन के अबाउट भी घूमती है, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर सन के अबाउट हमारी अर्थ घूम रही है, ठीक है, और एक्सिस पे भी घूम रही है, तो उसी अर्थ पे तो कहीं ना कहीं किसी कंट्री में आप रहते हो, उसी कंट्री के किसी स्टेट का आप हिस्सा हो, उसी स्टेट के किसी सिटी में आपका घर है। तो अगर अर्थ घूम रही है तो कंट्री घूम रही है, तो स्टेट घूम रही है, तो सिटी भी घूम रही है, तो सिटी घूम रही है, तो बेटा आप भी तो घूम रहे हो। और अगर आप भी घूम रहे हो तो आपने कैसे कह दिया। तो यहाँ से बेटा एक चीज हमें क्लियर होती है, क्या कि भाई कोई चीज आपके पास रेस्ट पर है या फिर आप इसे कह लो मोशन में है, ये चीज मेरे प्यारे बच्चे क्या किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये चीज डिपेंड करती है ऑब्जर्वर के ऊपर। जब तक आपको ऑब्जर्वर नहीं पता है ये क्वेश्चन मीनिंगलेस है, कि ऑब्जर्वर के बिना आप नहीं बता सकते कि भाई आपकी कोई चीज रेस्ट पर है या फिर कोई चीज मोशन में है। अब इन्हें देख लो, ये दो लोग जा रहे हैं, ठीक है, इन्हें बाहर की चीजें कैसे दिखाई दे रही हैं कि बाहर की चीजें पीछे जा रही हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझना। अब यहाँ पे बेटा एक कंफ्यूजन और हुआ हमें। कौन सा कंफ्यूजन हुआ, छुई मुई है और हरी भरी है, ठीक है, छुई मुई और हरी भरी ने दोनों अपनी अपनी सिचुएशन, अपनी अपनी जो चीजें उनको दिखाई दी वो उन्होंने लिखी। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि छुई मुई और हरी भरी सही बोल रही है भाई, सच बोल रही है भाई। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि छुई मुई ने सोचा कि चलो मैम को कंफ्यूज करते हैं, सेकंड इसमें बॉल मूविंग में है, लेकिन हरी भरी ने मुझसे झूठ बोल दिया कि बॉल रेस्ट पे है। ये भी तो पॉसिबल है ना। तो इस केस में बच्चा मैं क्या करूंगी, चीजों को अगर मुझे अपने आंखों से देखना है, सही है या गलत है, क्या एक्चुअली हो रहा है, तो मुझे क्या बनना होगा, तो मेरे प्यारे मुझे कॉकरोच बनना होगा। क्या बनना होगा, मुझे कॉकरोच बनना होगा। मैम कॉकरोच क्यों बनना होगा, बेटा कॉकरोच इसलिए बनना होगा क्योंकि आई हेट कॉकरोच, ठीक है, और मेरे को कॉकरोच बन के ना कॉकरोच से बदले लेने हैं सच में। हाँ आई नो इट्स अ बैड जोक, ठीक है, बट आ जाओ। कॉकरोच बेटा इसलिए बनना होगा क्योंकि कॉकरोच का वजन बहुत हल्का होता है, ठीक है ना। किसी भी चीज को अगर मेरे को ये जानना है कि हरी भरी झूठ बोल रही है सच बोल रही है, तो मुझे हरी भरी की जगह पे आना होगा, लेकिन ऐसे जगह पे नहीं आ सकती। ऐसे जगह पे आने पे भी चीजें बदल जाती है। मुझे एक्चुअली हरी भरी के कंधों पे बैठना होगा, और अगर मैं बैठ गई तो हरी भरी मर गई, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या किया, मैंने अपने आप को बहुत छोटू सा कर लिया, छोटू सा कॉकरोच मैं बन गई, और मैं कॉकरोच बन के इसके ऊपर बैठ गई। और अब मैं चीजें देखूंगी कि हरी भरी झूठ बोल रही है या फिर हरी भरी सच बोल रही है। और इसी को आप बच्चे क्या कहते हो, इसी को मेरे प्यारे बच्चे तू फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहता है, कि वो फ्रेम जो ऑब्जर्वर से अटैच हो जाता है, उसी फ्रेम को मेरे प्यारे बच्चे तू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से जानता है। समझ में आ गई बात। चलो अभी तक हमने क्या सीखा कि आप
कोई चीज मेरे प्यारे बच्चे रेस्ट में है या फिर कोई चीज मोशन में है, आप इसके बारे में बेटा कुछ नहीं कह सकते। यू कैन नॉट टेल वेदर समथिंग इज एट रेस्ट और इन मोशन until and unless the observer is defined। आपको ये नहीं पता है कि ऑब्जर्वर कौन है, जब तक मेरे प्यारे बच्चे आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, मैंने ये बता दिया कि वो फ्रेम जो ऑब्जर्वर से अटैच होता है। मैम कॉकरोच ही क्यों लिया, कोई और ले लेते, कॉकरोच ही लिया क्योंकि सी और सी, कॉकरोच सी और आगे जब मैं आपको करवाऊंगी सेंटर ऑफ मास, है ना, तो वहां पे भी सी आएगा, तो वहां पे हम इन चीजों को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो कॉकरोच ही बने रहना। ठीक है, अगर आपको और चीजें ऑब्जर्व करनी है, दूसरी चीजों को देखना है, तो आपको क्या करना होता है, उस फ्रेम में जाना होता है। उस फ्रेम में जाके अगर मेरे को ये महसूस करना है कि ट्रेन के अंदर बैठ के चीजें पीछे की तरफ जा रही है, मैं मान नहीं सकती। तू गया, तूने बोल दिया, मैं कैसे मानूं? मुझे तेरी जगह पे आना होगा, उस फ्रेम के अंदर आना होगा चीजों को देखने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो वही होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फॉर अ मोशन टू बी ऑब्जर्व, अगर आपको किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो वहां पर बेटा कुछ चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक तो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होना चाहिए किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, है ना। अगर मोशन की बात हो रही है तो पोजीशन, मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ये मोशन हो गया। तो बेटा किसी भी मोशन के लिए तेरे को कुछ चीजें चाहिए। एक तो क्या चाहिए? एक बॉडी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, जो कि चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन दूसरे ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में, और एक पर्सन चाहिए, एक ऑब्जर्वर चाहिए जो उस मोशन को मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जर्व कर रहा है। बोल यहाँ तक क्लियर कि नहीं क्लियर? बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, बेस अपना अच्छा करो, बहुत मजा आने वाला है, सच्ची कह रही हूँ, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, बहुत छोटी सी बातें हैं। अब एक नोट में लिखना मेरे प्यारे बच्चे, देख अगर तेरे को किसी भी ऐसे किसी सच इवेंट को डिस्क्राइब करना है, अगर तेरे को ऐसे किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पर तेरे पास कुछ चीजें, तीन चीजें होनी चाहिए। वो कौन सी तीन बातें हैं? एक तो तुझे पता ये होना चाहिए कि कहाँ पर। स्पेस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? स्पेस कोऑर्डिनेट का मतलब बेटा ये है कि कहाँ पर भाई किसी इवेंट को आप बता रहे हो, ठीक है, किसी चीज को आप बता रहे हो, किसी मोशन की कंडीशन को आप बता रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला आता है वेयर, कहां पर, फिर आता है व्हेन, किस समय। तू हमेशा ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे रहेगा ये जरूरी नहीं है ना, तो व्हेन। और थर्ड आता है हु, ऑब्जर्व किसने किया, हु वॉज द ऑब्जर्वर, मैं कैसे मान लूं। तो किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं, वेयर, व्हेन एंड हु। बात क्लियर या नहीं? चलो, अब यहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्या, कि भाई रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों मेरे प्यारे बच्चे अलग अलग चीजें। रेफरेंस फ्रेम क्या था? तू उस फ्रेम के अंदर घुस रहा है ये चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। वो फ्रेम जो ऑब्जर्वर से अटैच होता है, तू उसमें चीजों को एनालाइज करने के लिए जा रहा है। मैं भी तो फील करूं, तू फील के लिए जा रहा है, तू उस फ्रेम से अटैच हो गया है। जब ऑब्जर्वर फ्रेम से अटैच हो जाता है किसी, उसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हो या नहीं बोलते? लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर बात आ रही है रेफरेंस पॉइंट की। ये क्या होता है बेटा? ये वो पॉइंट होता है जहां से आप मेजरमेंट लेना शुरू करते हो। कभी क्लास 9th 10th में 7th 8th में ग्राफ बनाया है ना? ग्राफ बनाते वक्त हम क्या करते हैं? ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हम ऐसी 4 लाइनें बनाते हैं। बोल हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ होता है ना। ये आपका पहला क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ठीक है। हमें किसी एक बिंदु के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट लेनी होती है, जहां पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, दिस वन। इसी के रिस्पेक्ट में हम फर्दर अपनी मेजरमेंट लेते हैं। एक हमें बिंदु चाहिए होता है, एक रेफरेंस चाहिए होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में हम मेजरमेंट लेने वाले हैं। और इसी पॉइंट को मेरे प्यारे बच्चे तू किसके नाम से जानता है? इसी पॉइंट को तू ओरिजिन के नाम से जानता है। तूने ये 4 डब्बे बना दिए, लेकिन तेरे को यही नहीं पता कि तेरे को किसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट लेनी है, तो बेकार है।
जब तूने वो पॉइंट डिसाइड कर दिया कि मैं सारी मेजरमेंट इसके रिस्पेक्ट में लूंगा, तो तूने इसको क्या बोला, तूने इसको ओरिजिन बोला। रेफरेंस पॉइंट वही पॉइंट होता है जहां से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं जिसके रिस्पेक्ट में, और उसको हम ओरिजिन भी मान सकते हैं, ठीक है ना। और इसको तू क्या बोलता था, इसको तू कार्टेशियन प्लेन बोलता था। क्लास 9th 8th याद कर, जल्दी से आ जाएगा याद, ठीक है। कोई मैंने बहुत मैथ्स ऐसा हुआ मैथ्स नहीं बताया है, ठीक है। चलो रेफरेंस पॉइंट पे आते हैं, वो पॉइंट जहां से हम मेजरमेंट लेते हैं। अब मुझे तो एक बात बता, क्या ओरिजिन, पहले तो इसको समझ फिर मैं बताती हूँ देखो आगे, क्या ये रेस्ट पे रहेगा या मोशन में आएगा, ठीक है। तूने अपने किसी दोस्त को बेटा घर पे बुलाया, उस दोस्त को तेरा एरिया के बारे में पता था, वो दोस्त तेरे एरिया में आ गया, ठीक है। अब वो तेरे को फ़ोन कर रहा है, भाई मैं तेरे एरिया में आ गया, मैं कमला नगर में आ गया, अब तू मेरे को बता मुझे आगे कहाँ जाना है, ठीक है। अब तूने बोला भाई तू कमला नगर में आ गया, तो कमला नगर में मैकडी पे आ जा, ठीक है। तो वहाँ पे मैकडी क्या हो गया तेरा, अब तो मैकडी से पूछेगा, उससे वो फ़ोन करके मैकडी पे आके पूछेगा कि अब ये बता कि मैकडी से तेरा घर कितनी दूर है ना। मैकडी के साथ में है, 1 गली दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, 500 मीटर दूर है। तो वहाँ पे उस कंडीशन में तेरा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, तेरा रेफरेंस पॉइंट बदल गया, तेरा ओरिजिन बदल गया। तो अगर मैं तुझसे यहाँ पे पूछूं कि तेरा ओरिजिन जो है, जिसको तू ओरिजिन मान रहा है, क्या ये तेरा हमेशा रेस्ट पर रहेगा? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपका ओरिजिन हमेशा रेस्ट पर रहेगा। ये मेरे प्यारे बच्चे बदलता रहता है, ठीक है। जब भी तू कोई पोजीशन वेक्टर बनाता है तो उसके लिए जो तेरे को ओरिजिन चाहिए होता है वो तेरा क्या हो गया, वो तेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो तेरा ओरिजिन हमेशा रेस्ट पर रहेगा, ये कोई कंडीशन तेरी क्या है, ये बेटा कोई नेसेसरी कंडीशन तेरी नहीं है। ये मोशन में भी हो सकता है और ये आपका रेस्ट में भी हो सकता है। बोल यहाँ तक की बातें क्लियर? क्या क्या सीखा अभी तक? सीखा हमने मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स में किस चीज़ के बारे में जानते हैं, काइनेमेटिक्स में किस चीज़ के बारे में जानते हैं। फिर हमने सीखा क्या आप रेस्ट पे हो या मोशन में हो। तो मैंने तुम्हें बताया था, क्या मैंने क्या बताया था कि भाई रेस्ट हो चाहे मोशन की बात हो, रेस्ट हो चाहे मोशन की बात हो, ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे, जो रेस्ट और मोशन है ये तेरी कैसी टर्म होती है, ये तेरी रिलेटिव टर्म होती है। कैसी टर्म होती है? ये तेरी रिलेटिव टर्म होती है। उसके बाद हमने क्या किया था बेटा, उसके बाद हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस किया, उसके बाद हमने रेफरेंस पॉइंट किया। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर? चला जाए अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा क्या है? अगला पॉइंट ये है कि कौन सा, विच मोशन पैरामीटर डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। अब मेरे को तो एक बात बता, मोशन के कौन कौन से पैरामीटर्स मैंने बताए थे? मोशन के पैरामीटर्स बेटा मैंने तेरे को बताए थे कौन कौन से? डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, स्पीड थी, वेलोसिटी थी, एक्सीलरेशन था, टाइम था, मोमेंटम हो गया, हटा, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स थे। अब मैंने तेरे को एक चीज बताई, क्या कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? ये वो फ्रेम होता है जो ऑब्जर्वर से अटैच होता है, ये वो फ्रेम होता है जो ऑब्जर्वर से अटैच होता है, ठीक है। अब मेरे को तो एक चीज बता बेटा कि क्या नोट पैड वाली आदत गई नहीं है? सीधा वहाँ पे नोट पैड पे जब हम लोग करवाते हैं ना, ऐसे ऐसे रब हो जाता है, तो वही हैबिट लगी हुई है, ठीक है। चलो आ जाओ। विच मोशन पैरामीटर्स, है ना, डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। अब इसको ऐसे समझ, कैसे समझ बेटा? ये एक कार है, तू मेरी कार पे मत जाइयो, ठीक है। मेरे को पता है मैंने काफ़ी लंबी मतलब बनाई है, अजीब सी, बस समझ जा जो समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। ये एक कार है, ये कार किसमें है? मूविंग में है, मूव कर रही है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ये कार मूव कर रही है और मैं और मेरी फ्रेंड कहीं जा रहे हैं और तू हमें यहाँ से देख रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बता, जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चे, मुझे बाबू ये बता, बच्चा ये बता, जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा? मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रिलेट कर पा रहा है तू कि डिस्टेंस डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे? आजा समझते हैं। जब ये कार मूविंग डायरेक्शन में है और हम दो लोग बैठे हुए हैं, तो हमारी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई डिस्टेंस बदल रहा है? तू कहेगा नहीं मैम नहीं बदल रहा। लेकिन क्या तेरे रिस्पेक्ट में बदल रहा है? यस मैम बदल रहा है।
तो ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, चेंज हो रहा है। मतलब ये जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेफरेंस फ्रेम पर, रेफरेंस फ्रेम पर। बात समझ में आ गई। चल आ जा डिस्प्लेसमेंट पे आ जा। डिस्प्लेसमेंट का बता जल्दी से सोच के। क्या हम दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, कोई पोजीशन बदल रही है, नहीं बदल रही। क्या आपके रिस्पेक्ट में बदल रही है, तो कहोगे यस मैम। तो ये भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, रेफरेंस फ्रेम पे। अब आ जाए स्पीड पे। क्या हम दोनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई स्पीड बदल रही है, कहोगे नहीं मैम। क्या आपके रिस्पेक्ट में बदल रही है, यस मैम। तो ये भी डिपेंड करेगा रेफरेंस फ्रेम पे। वेलोसिटी पर आ जा। अब देख बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी भी डिपेंड करेगी, है ना। लेकिन अब अगर मैं तुझसे पूछूं क्या एसिलरेशन, पहले एसिलरेशन का देखते हैं, ठीक है ना, पहले एसिलरेशन का देखते हैं। चल, क्या एसिलरेशन डिपेंड करेगा, यस मैम। वेलोसिटी कर रही है तो एसिलरेशन भी डिपेंड करेगा, है ना। अब हम बात करेंगे बेटा किसके, टाइम की। क्या टाइम डिपेंड करेगा रेफरेंस फ्रेम पे, सोच के बता जल्दी से। जो टाइम मेरे हम दोनों के लिए पास हो रहा है वो भी तेरे लिए पास हो रहा है। चाहे मैं तेरी सिटी में किसी भी पॉइंट पे हूँ, टाइम तो सबके लिए एक जैसा निकल रहा है। तो जो टाइम होता है बेटा वो इंडिपेंडेंट होता है किससे, रेफरेंस फ्रेम से। बात समझ में आ गई। टाइम के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और याद रखना, क्या कि जो डिस्टेंस होता है, जो बेटा आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन दी टू पर्टिकुलर पॉइंट्स, बिटवीन दी टू पर्टिकुलर पॉइंट्स, वो भी बेटा तेरा इंडिपेंडेंट होता है किससे, रेफरेंस फ्रेम से। ठीक है, दो फिक्स चीजों के बीच की दूरी हमेशा सेम ही रहेगी। तो ये भी तेरा जो इंडिपेंडेंट होता है रेफरेंस फ्रेम से। और टाइम, बाकी सारी जो पैरामीटर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बच्चे, वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। बोल क्लियर, बोल समझ में आ गया। अगला देखते हैं। अगला क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपने क्लास 9th में किया हुआ है। क्लास 9th में आपने डिस्टेंस के बारे में जाना था। ठीक है, ये देखो, ये जो गर्ल है, ठीक है, लेट्स सपोज कि आप बेटा कैसे चल रहे हो, आप कुछ इस तरीके से जिगजैग पाथ में चल रहे हो। आप बेटा कुछ इस तरीके से जिगजैग पाथ में क्या हो, चल रहे हो। ठीक है, तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है, जो आप एक्चुअल पाथ कवर कर रहे हो, जो भी आप एक्चुअल पाथ कवर कर रहे हो, ठीक है, चाहे बेटा वो आपका स्ट्रेट लाइन में हो, चाहे बेटा आपका वो कर्व में हो, चाहे बेटा आपका वो जिगजैग पाथ हो, जो एक्चुअल लेंथ है ना, आप बेटा उसको डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। आप बेटा उसको डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से लेट्स सपोज तेरे को ए से बी जाना है, तेरे को ए से बी जाना है। ठीक है, ये जो जिगजैग वाला पाथ है ये भी तेरा डिस्टेंस है, ये जो जिगजैग वाला पाथ है ये भी तेरा डिस्टेंस है। और अगर मैं इसमें तेरे को शॉर्टेस्ट पाथ बना दूं तो ये भी तेरा डिस्टेंस के अंदर ही काउंट होगा। ये भी ऐसे तो ये नहीं कह सकता कि ये डिस्टेंस नहीं है, ये भी तूने एक दूरी तो तय करी है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, जो भी तू एक्चुअल पाथ ले रहा है, जो भी तू ट्रैवलिंग के अंदर एक्चुअल पाथ को कवर कर रहा है। बात समझ में आ गई या नहीं आई, आ गई होगी, सिंपल सी बात है। चलो, अब अगर मैं तुझसे पूछूं कि डिस्टेंस की यूनिट जनरली तू क्या लिखता है, तो कहेगा मैम या तो मैं मीटर लिखता हूँ या मैं किलोमीटर लिखता हूँ। ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन निकल कर आता है जिसमें आप लोग जनरली मिस्टेक करते हो, क्या कि बेटा जो तेरा डिस्टेंस होता है, जो तेरा डिस्टेंस होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है। तो तू बहुत ईजिली बता देगा कि ये स्केलर होता है। लेकिन तूने इसको जब स्केलर बोला तो तूने मेरे प्यारे बच्चे इसको स्केलर कब बोला, ये बता। तूने इसको स्केलर इसलिए बोला क्योंकि डिस्टेंस के अंदर बच्चे क्या होता है, डायरेक्शन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं होता है। मतलब डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती है, डायरेक्शन आपकी मैटर नहीं करती। इसलिए उन चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं, इसलिए उन चीज़ों को बच्चे हम स्केलर का नाम दे देते हैं, इसलिए उन चीज़ों को हम स्केलर का नाम देते हैं। ठीक है, ओहो, जस्ट अ मिनट।
ये बोर्ड मेरे को परेशान कर रहा है, मैं सच में इसको उठा के फेंकने वाली हूँ। फेंक दूँ क्या? है बेटा, चलवाओ यहाँ। अब देखें लिखा है, चलो ठीक है। तो स्केलर में क्या मैटर नहीं करता बच्चा? डायरेक्शन मैटर नहीं करती। लेकिन यहाँ पर है ना, आप लोग एक गलती करते हो हमेशा से। 9th क्लास में अगर आपने अपनी एनसीईआरटी में फोकस किया होगा तो एक टर्म आती है Q = NU। ऑल्दो मैं इसको आपको अच्छे से यूनिट एंड मेजरमेंट में समझाऊंगी, लेकिन अभी इसको आप ऐसे समझो, Q = NU, ठीक है। अब यहाँ पे ये N क्या होता था? ये यहाँ पर बच्चे आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, ठीक है, यहाँ पे आपकी नंबर होता था, और ये क्या होता था? ये आपका यूनिट होता था, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस तेरे को बोलूं कि तूने किया 15 मीटर कवर, तो मुझे ये बता इसमें स्केलर वाला पार्ट कौन सा है? बता 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 बता। जनरली बच्चे पता है क्या बोलते हैं? जनरली बच्चे बोल देते हैं मैम 15 इज द स्केलर पार्ट, बट यहाँ आप गलत हो। यहाँ पे आपका बच्चे 15 मीटर कंप्लीट ये आपका स्केलर वाला पार्ट है। 15 मीटर आपका कंप्लीट आता है, यूनिट के साथ आता है। ये जो NU है ना बच्चे आपका, ये आपका मैग्नीट्यूड होता है। बात को समझो, ये आपका मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। NU कंप्लीट यूनिट के साथ लोगे, जैसे मैंने आपको बोला 20 यूनिट, तो 20 यूनिट कंबाइनली आपका मैग्नीट्यूड आता है। मैग्नीट्यूड का मतलब आपका बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नंबर से नहीं है। ये बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? तो अगला करें, आ जाओ अगला देखते हैं। अगला क्या है बेटा? अगला है आपके सामने डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में सभी को पता है क्या होता है? ये बच्चे आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जब भी कोई आप जर्नी कर रहे हो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होता है बेटा आपका क्या? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपने कुछ इस तरीके से जिगजैग 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 चलना शुरू किया, तो A से B पहुंचने का एक मेरे प्यारे बच्चे तरीका हो गया ये वाला, और एक तरीका हो गया ये वाला, है ना। एक तरीका हो गया ये वाला। तो A भी मेरे प्यारे बच्चे तेरे पास क्या आ जाएगा? A भी तेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। और क्या होता है देखो, अब मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से समझना। ये क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट आपका ये एक वेक्टर होता है, ठीक है। ये बच्चे एक वेक्टर होता है, ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाता है। इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ जाएगा, हम खींचेंगे इस वेक्टर को अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कैसे? यहाँ देखो बच्चे, जब भी आप कोई वेक्टर बनाते हो ना, तो इस वेक्टर में दो चीज़ें आती हैं। ये क्या होता है बच्चे? ये आपका होता है हेड, और ये क्या होता है बच्चे? ये इसकी होती है पूंछ, यानी कि टेल, ठीक है। हेड आपका बच्चे कौन से पॉइंट पर आता है? हेड आपका बच्चे, मैं कह रही हूँ मैं इस बोर्ड को फेंक दूंगी, सच्ची कह रही हूँ मैं, मेरे को गुस्सा आ रहा है, अब इन्हें पता नहीं है मेरे गुस्से के बारे में, ठीक है। हेड आपका बच्चे कहाँ होता है? फाइनल पॉइंट पे होता है, ठीक है। और टेल मेरे प्यारे बच्चे आपके पास कहाँ होती है? ये आपकी इनिशियल पॉइंट पर होती है, ये आपकी इनिशियल पॉइंट पर होती है। तो आप क्या करते हो बच्चे? आप वेक्टर बनाते हो, आप वेक्टर को ड्रॉ करते हो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट खींचो, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को शो करोगे। अब इसको हम शो कैसे करेंगे? अब ये देखते हैं। लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपके पास ना कुछ इस तरीके से, आपने कुछ इस तरीके से आपने चलना शुरू किया, ठीक है। ये तो आपका एक्चुअल पाथ हो गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन यहाँ से जब तू वेक्टर खींचेगा शॉर्टेस्ट पाथ पे, तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे तेरा क्या होता है? हेड होता है, और इनिशियल पोजीशन पर तेरा प्यारे बच्चे क्या होता है? टेल होता है, ठीक है। अब यहाँ से ना मेरे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस क्या है? उन क्वेश्चंस का आप लोग ही क्या करोगे? आप लोग ही बच्चे आंसर करोगे, ठीक है। आप लोग क्या करोगे? आप लोग ही आंसर करोगे। चलो आओ देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है वो, जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे आओ, आपने डिस्टेंस देखा, आपने डिस्प्लेसमेंट देखा,
एक बहुत छोटा सा लॉजिक ये है, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अब आप मुझे ये बताओगे सोच के अच्छे से क्या कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस होता है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है? पहला क्वेश्चन बताओ, क्या आपके पास बच्चे जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है? तो कहोगे यस मैम बिल्कुल हो सकता है। और कब हो सकता है? जब कोई ऑब्जेक्ट बच्चे आपका कैसा चल रहा है, ये बच्चे आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कैसा चल रहा है? ये जब आपका मूव कर रहा है बच्चे, कैसे? स्ट्रेट लाइन में विदाउट चेंजिंग दी डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, देन आपका डिस्टेंस इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगी, क्या ये वाला केस पॉसिबल है? क्या ये वाला केस बच्चे आपका पॉसिबल है? बताओ, क्या ये वाला केस पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन आ जाए कभी डिस्टेंस से? तो ये केस पॉसिबल नहीं है। ये केस पॉसिबल बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ये आपका हमेशा बच्चे एक्चुअल जर्नी होती है, एक्चुअल पाथ होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसी जर्नी का बच्चे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर आ जाए। चलो यहाँ एक केस और लेते हैं, यहाँ पर एक केस हम और लेते हैं। क्या केस क्या है? क्या ये चीज पॉसिबल है क्या? डिस्टेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या ये चीज पॉसिबल है क्या? डिस्टेंस ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से, ये तो अभी अभी बताया मैंने कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा क्योंकि वो एक्चुअल पाथ होता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इक्वल हो? यस, इक्वल भी हो सकता है जब वो स्ट्रेट लाइन में आपका क्या करता है, मूव करेगा। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़? चलो अब हम इसमें आगे चलेंगे। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे कुछ अपने क्वेश्चन करना चाहती हूँ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के ऊपर। वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखेंगे। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये आपका बच्चे डिस्टेंस हो गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, यानी कि कुछ दूरी, कुछ उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, चाहे वो 0.1 हो चाहे वो 1 हो, नथिंग मैटर। लेकिन अगर किसी ने आपको किसी ऑब्जेक्ट ने दूरी कुछ मोशन मतलब पोजीशन चेंज करी है, तो उसने कोई ना कोई दूरी तय करी है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि आपका जो डिस्टेंस है वो कभी भी ज़ीरो तो नहीं हो सकता। ठीक है, ना ही कभी भी आपका डिस्टेंस बच्चे नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये डिस्टेंस आपका पॉजिटिव हो सकता है। मैं कह रही हूँ आप इस बोर्ड को समझा नहीं रहे हो, मैं से ओहो मैं फेंक दूँ क्या इस बोर्ड को? है बेटा, मैं फेंक दूँ क्या? चलो, लेकिन डिस्टेंस बच्चे जो है आपका ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो सकता है, तो आप कहोगे यस मैम हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपका इनिशियल जो पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से आपने किसी पॉइंट ऑफ से जर्नी शुरू करी और जो आपका बच्चे फाइनल पॉइंट है वो कोइंसाइड कर रहा है किससे? वो कोइंसाइड कर रहा है बच्चे किससे? फाइनल इनिशियल पॉइंट से। मतलब अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करे, आपने जिस पॉइंट से जर्नी शुरू करी थी आप उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हो, तो आपका इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? यस, ये आपका बच्चे बिल्कुल नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? लेट्स सपोज ये कोई आपका एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो आप क्या करते हो बच्चे? फाइनल पोजीशन में से माइनस करते हो बच्चे इनिशियल पोजीशन को। ठीक है, तो लेट्स सपोज आप यहाँ पे कहीं पर हो, कितना ले लो इसको आप? +7 ले लो। आपने यहाँ से चलना शुरू किया और आप यहाँ कहीं पर आ गए, आप इसको कितना ले लो? आप इसको लेट्स सपोज 4 ले लो। ठीक है,
आप यहाँ पर आ गए, ये आपका ओरिजिन है और ये आपने कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ किया, यहाँ पे -4 हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे अब आपकी जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी है, वो है बेटा -4 और इनिशियल पोजीशन आपकी कहाँ थी 7 और माइनस का साइन तो आपका आता ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेटा -7 और 4 11 और ये हो गया आपका -11। कोई भी जो भी आप यूनिट ले रहे हो वो लगा दोगे। बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है आप लोगों को? चलो, डिस्टेंस नेगेटिव का बता दिया और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का बता दिया, 0 का बता दिया और ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव। और अगर आपको लेट सपोज अगर आप ये चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आप इसको एक्सिस में लिखो, एक्सिस में लिखो मतलब कि आपने यहाँ पर -2 कवर किया +2 और यहाँ आपने -2, तो डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिखोगे? अगर आपको पॉजिटिव में दिखाना है, ये हो गया O, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया A, तो OA अगर आप डिस्प्लेसमेंट दिखाना चाहते हो तो आप OA को कैसे लिखोगे? प्लस में 2i कैप, ठीक है, प्लस में 2i कैप। और OB को कैसे लिखोगे? माइनस में 2i कैप। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई होगी। चलो आओ अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या था ये बताओ बेटा, क्वेश्चन को देखो अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज, जो उसने पूछा है आपसे कि रेशियो जो आप निकालते हो किसका? डिस्प्लेसमेंट का, और बच्चे किसका? डिस्टेंस का। ठीक है, और बच्चे किसका? ये दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का जब आप रेशियो निकालते हो, आपको एक चीज़ पता है क्या, कि बच्चा जो डिस्टेंस होता है, जो, या फिर आप इसको ऐसे समझो, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, या तो वो हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से, या वो बेटा इसके इक्वल होगा, या तो वो बेटा छोटा होगा या वो इसके इक्वल होगा, किसके? डिस्टेंस के। तो जब भी आप इसका रेशो निकालोगे तो ये बच्चा हमेशा क्या आएगा? ये आपका हमेशा लेस देन 1 ही आएगा, ये आपका हमेशा लेस देन 1 ही आएगा, तो याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज 0, डिस्टेंस ही कवर नहीं किया है, डिस्टेंस कवर्ड इज 0 का मतलब क्या है बच्चे? कि कोई भी किसी भी तरीके का मोशन तो नहीं हुआ, नो मोशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो कैसा होना चाहिए? दैट मस्ट बी 0, दैट मस्ट बी 0। यहाँ तक समझ में आ गया? हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं? सबसे पहले हमने किया था मैकेनिक्स के बारे में हमने समझा, फिर हमने समझा काइनेमेटिक्स के बारे में, फिर हमने समझा रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होती है, फिर हम उसी के साथ बच्चा आए फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, फिर हमने बच्चा किस चीज़ को समझा? रेफरेंस पॉइंट को समझा, फिर बेटा हम आए डिस्टेंस के ऊपर, फिर हमने आए डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, हमने इसको भी समझा। और अब हम आगे क्या समझने वाले हैं बच्चे? अब हम आगे समझने वाले हैं स्पीड एंड एवरेज स्पीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको सुनेंगे। ठीक है, चलो बेटा, जब आप बात करते हो ना स्पीड की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब आप बात करते हो स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में आप जो भी डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसको आप स्पीड का नाम दे देते हो। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज स्पीड। और अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं आपके सामने ये पूछूं कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो आप कहोगे मैम इसकी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? मैम जो आप स्पीड लिख रहे हो वो स्केलर है या वेक्टर है? तो क्या कहोगे? स्केलर है। किससे रिलेट किया? टाइम का तो कुछ भी ऐसा वेक्टर और डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन से मतलब है नहीं, है ना। हमने कंपेयर किससे किया, किससे जज किया? क्योंकि स्पीड के फॉर्मूला में क्या आता है? डिस्टेंस आता है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई बच्चे? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है,
जो आपको स्पीड बताता है कार के अंदर, जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है सामने, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप स्पीडोमीटर कहते हो। ठीक है ना? चलो आओ, ये तो हो गई बेटा आपकी स्केलर क्वांटिटी, ये समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर एक जो क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको लेट सपोज दिया है किलोमीटर पर आवर से, आर में कोई वैल्यू दी है और आपको उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो आप मेरे प्यारे बच्चे इसको इनटू करोगे देखो आपके पास क्या है, कोई किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप बेटा इसको इनटू करोगे किससे? मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। मीटर पर सेकंड को नहीं, किलोमीटर पर आवर को। ठीक है, और अगर आपको बच्चे मीटर पर सेकंड दिया है और आपको किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप इनटू करोगे 18/5 से। देखिए कैसे, आओ देखते हैं। लेट सपोज आपको ये किलोमीटर पर आवर दिया है, इसका मतलब क्या है? 1 किलोमीटर 1 आवर। 1 किलोमीटर का क्या मतलब हो गया? 1000 मीटर। 1 आवर का मतलब क्या हो गया? कितना हो गया? 3600 सेकेंड्स। मीटर पर सेकंड में कर रहे हो ना? जस्ट अ मिनट, चलो 3600 सेकेंड। जब कट करोगे यू आर लेफ्ट विद 10/36। फर्दर इसको कट करोगे तो ये 5 और ये आ गया 18। ठीक है, तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, देन आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 5/18 से। और अगर उल्टा जाना है तो इसको उल्टा कर दोगे 18/5। क्या करोगे? 18/5। लेट सपोज कि आपको क्या दिया है? आपको दिया है, आपको कोई स्पीड दी है कि भाई आप दिल्ली से हरिद्वार जा रहे हो, कौन सी स्पीड पे? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में निकालो, तो आप कैसे करोगे? 100 इंटू में किससे? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। चलो अब हम सीखेंगे बेटा किस चीज़ को? अब हम सीखेंगे एवरेज स्पीड को। देखो एवरेज क्या होता है बच्चे? जब आप किसी पार्टिकल की, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक डिफाइंड सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में क्या निकालते हैं बच्चे? रेशो निकालते हैं। किसका रेशो निकालते हैं बच्चे? आप लोग टोटल लेंथ का डेल एस अपॉन में डेल टी, ऐसे लिखते हैं बच्चे आप किसको? एवरेज स्पीड को। ठीक है, एक सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन डिफाइंड पीरियड होता है, उस डिफाइंड पीरियड में जब आप किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पार्टिकल की, किसी बॉडी की क्या निकाल रहे हो? स्पीड निकाल रहे हो, तो उसको आप एवरेज स्पीड बोलते हो। नहीं समझ में आया? आ जाओ। लेट सपोज कि आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो। ठीक है, चंडीगढ़ देख लेना इसे। ठीक है, दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी मेरे को पता नहीं है, 600 किलोमीटर ले लो, 600 किलोमीटर ले लो, और 6 घंटे में आपने ये दूरी तय करी है। ठीक है, तो इसकी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो गया, एक सर्टेन वो हो गया, गैप स्पैन हो गया। एक मिनट बस, ठीक है ना, एक सर्टेन लेंथ हो गई। तो यहाँ पे जब आप इसे निकालोगे इट विल कम 10 किलोमीटर पर आवर। इट विल कम 10 किलोमीटर पर आवर। सॉरी 10 कैसे आएगा? ये 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब बेटे जब ये 100 किलोमीटर पर आवर आया है, तो ये 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? एवरेज समझना। जब आप दिल्ली से चलना शुरू हुए तो आप कहीं रुके भी होंगे, आपने टोल टैक्स भी दिया होगा, आपने पेट्रोल भी फिल करवाया होगा, आप कुछ खाने के लिए भी रुके होंगे, क्योंकि 6 घंटे का सफ़र है ना। तो ये एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब ये नहीं है कि आप घर से निकले और आपने 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार लगाई और आप चलना शुरू हो गए। ये एवरेज का मतलब आपके सामने बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये तो इसने एक वो बता दिया, एक
अप्रॉक्स बता दी कि आपकी जो इन एंड आउट जो आपकी स्पीड रही है पूरी जर्नी में वो 100 किलोमीटर पर आवर की रही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे ये आता है कि लेट्स सपोज अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है, किस चीज़ की, आपको बच्चे स्पीड निकालनी है, आपको बच्चे स्पीड निकालनी है किसकी, एक इंस्टेंट ऑफ पॉइंट की। आप किसी एक पॉइंट ऑफ पे कि मेरे को ये बता 3 घंटे के बाद उस 3 घंटे पे मेरी एग्जैक्ट स्पीड कितनी थी। तो अब हम मूव करेंगे बेटा कहाँ की तरफ, अब हम मूव करेंगे एवरेज से इंस्टेंटेनियस की तरफ। तो अब हम एवरेज से इंस्टेंटेनियस पे कैसे जाएंगे, आओ इसी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ बेटा फोकस करेंगे। इसको ना एक स्टोरी फॉर्म की तरह समझना। किसी भी एवरेज से, चाहे वो आपका एवरेज हो स्पीड के अंदर, चाहे वो आपका एवरेज हो वेलोसिटी के अंदर, या फिर मेरे प्यारे बच्चे चाहे वो आपका एवरेज हो किसके अंदर, आपका करंट के अंदर, जब भी आप किसी एवरेज से इंस्टेंटेनियस पे जाओगे तो आपको ये बात याद रखनी है। कौन सी बात, जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ कि भाई एवरेज से, अगर मैं आपको बोलूँ एवरेज से इंस्टेंटेनियस पे आप जाओगे कैसे, है ना। पहले तो इंस्टेंटेनियस का मतलब समझना। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी एक पॉइंट ऑफ की बात करोगे, जब आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हो, दैट इज वी आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। जब आपको किसी एक पॉइंट पर कोई स्पीड पता लगानी है, ठीक है। लेट्स सपोज भाई आपने क्या किया, आपने दिल्ली से चंडीगढ़ मूव करना शुरू किया, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पे एक पॉइंट आया करनाल, आप इसको कह लो करनाल, ठीक है। इस करनाल, ये जो दिल्ली से करनाल तक की दूरी आप इसको 300 मान लो, ठीक है, 300 मान लो, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप इमेजिन करो कि आपको यहाँ तक पहुँचने में लगा 3 आवर, ठीक है। अब दिल्ली से करनाल तक बेटा जब आप जा रहे हो, ये 300 किलोमीटर आपने कवर किया, ठीक है, और आपको टाइम कितना लगा, 3 आवर का टाइम लगा। मैं पहले बोल रही हूँ अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है, अब मुझे नहीं पता दिल्ली से करनाल का एक्चुअल कितना है, ये हम एक एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपको टाइम लगा 3 आवर का। अगर कोई आपसे पूछे कि दिल्ली से करनाल तक की आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी, तो आप इजीली बता दोगे कितनी, अगेन वही 100 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चे आपकी क्या आ गई, ये बच्चे आपकी आ गई एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि मुझे आप एवरेज मत बताओ, मुझे आपसे एवरेज के बारे में नहीं जानना, मुझे आपसे जानना है कि एग्जैक्टली आपकी 3 आवर पर कितनी स्पीड थी। एट 3 आवर, जब 3 घंटे हुए, जब आप करनाल पर रुके जाकर, उस 3 आवर पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आपकी कितनी स्पीड थी। तो अब आप कैसे आओगे, ये तो आपका एवरेज आ गया, ठीक है, लेकिन आप इंस्टेंट पॉइंट पे कैसे आओगे, अब इसी को समझते हैं। आ जाओ, देखो लेट्स सपोज आपको मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं इस बोर्ड को ना फेंक दूंगी उठा के, हिंसा करना मना है। आपको किस पे चाहिए बच्चे, आपको एट 3 आवर पे चाहिए। मैंने क्या किया, मैं इसको हल्का सा आगे लेके गई, इस टाइम को मैं हल्का सा आगे लेके गई। मैं आगे लेके गई कितना, 3 आवर से 3 आवर 10 मिनट, 3 आवर से कितना लेके गई बच्चे, मैं 3 आवर इसको 10 मिनट पे, या फिर इसको हटा दो, आप इसको 5 मिनट लो, लंबी कहानी हो जाएगी फिर, इसको 5 मिनट लो, समझ जाओगे, समझदार बच्चे हो। इसको 5 मिनट लो, ठीक है। मेरे को 3 आवर की चाहिए, एग्जैक्ट 3 आवर पे चाहिए, ठीक है, मुझे पूरी एवरेज नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं हल्का सा मैंने टाइम को आगे किया, ठीक है। अब मैं फिर 3 आवर की तरफ आऊंगी, देखना क्या चेंज मिलेगा आपको, ठीक है। देखो 3 आवर से 5 मिनट, 3 आवर 5 मिनट, टाइम कितना है बेटा इस वाले केस में, इस वाले केस में आप बोलोगे मैम टाइम है 5 मिनट्स का। और अच्छा बच्चे, इसको आप जब इसमें चेंज करोगे सेकंड में, तो आप बोलोगे 5 इंटू में 60, ठीक है। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम, ठीक है। चलो आ जाओ, ओके। लेट्स सपोज आपने इस 5 मिनट के अंदर 150 मीटर दूरी तय करी,
3 आवर से लेके 3 आवर 5 मिनट में कितनी दूरी तय करी आपने? 150 मीटर। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस केस में आपकी स्पीड कितनी आएगी, तो आप क्या कहोगे? 150 अपॉन में कितना? 5 इंटू में कितना? 60। 5 इंटू में कितना आ जाएगा ये बच्चे? आपका 60 आ जाएगा। 5 मिनट का निकाला है ना। अब यहाँ देखो ये कैंसिल हुआ, 30 आ गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2। तो आपके बेटा इस वाले केस में स्पीड कितनी आ गई? आपकी स्पीड आ गई 0.5 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई? 0.5 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है मैम। अब हम क्या करेंगे? अब हमने ना ये वाला टाइम हमें 3 आवर पे चाहिए था, हम हल्का सा आगे गए, 5 मिनट ले लिया। 3 घंटे 5 मिनट। अब हमने इस 5 मिनट को कुछ और कम किया। लेट सपोज हमने इस 5 मिनट को कर दिया 3 घंटे 1 मिनट। हमने कितना किया? 3 घंटे 1 मिनट किया। अब लेट सपोज इस 1 मिनट में आपने 18 मीटर की दूरी तय करी। कितने मीटर की? 18 मीटर की दूरी तय करी। अब इस वाले केस में आपकी स्पीड बच्चे कितनी आ जाएगी? इस केस में आपकी आएगी 18 और 1 मिनट का क्या हो गया? 60। ठीक है, 18 कह लो, हाँ 18 ही रखो इसे। तो ये आपका कितना हो जाएगा? कुछ अप्रॉक्सीमेट ये हो जाएगा आपका 3/10, यानी कि ये आपका कुछ बच्चे आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। यही निकल कर आया। चलो अब आपने क्या किया? आपने इस एवरेज को, ये टाइम को और कम किया। आपने क्या किया? आपने इस टाइम को 1 सेकेंड कम किया। कितना? 1 सेकेंड कम किया। 1 सेकेंड में आपने माना कि हमने 0.1 मीटर की दूरी तय करी। तो बेटा इस केस में आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आपकी आ जाएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो जो मैंने बच्चा आपको ये चार्ट बनवाया है, ये किस लिए बनवाया है? ये मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप एवरेज से इंस्टेंटेनियस की तरफ किस तरीके से जा रहे हो। ठीक है, आपने पहले कुछ टाइम आगे पहुंचे, फिर आपने पीछे आना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे आप मेरे प्यारे बच्चे पीछे आ रहे हो, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि क्या जैसे जैसे आप टाइम कम कर रहे हो, आपके स्पीड की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती जा रही है। मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे बच्चे आप टाइम को, जब आप जो एवरेज टाइम निकाल रहे हो उसका टाइम जब आप कम कर रहे हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आपकी जो स्पीड की एक्यूरेसी है बच्चे, वो आपकी स्पीड की एक्यूरेसी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने आपको कहा ये आपने 3 आवर 1 सेकेंड पे निकाला। अब मैं बच्चे आपको कहती हूँ कि आप एक काम करो, 3 आवर से लेकर 0.00000001 सेकेंड पे निकालो। 3.00000001 सेकेंड पे जब आप निकालोगे तो आप खुद मुझे एक बात बताओ, इसको आप अप्रोक्सीमेट 3 आवर मान सकते हो या नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हो, क्योंकि यार बेटा ये तो आपका 3 आवर 0.000 बहुत ही छोटा सा टाइम आ गया ना। तो जब बहुत छोटे से टाइम पे इसकी एक्यूरेसी और भी अच्छी आएगी, बहुत छोटे से टाइम के लिए दूरी भी बहुत छोटी सी। तो जब आप ये सेम चीज यहां पर इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और भी अच्छी हो जाएगी स्पीड की एट दैट पॉइंट। इसीलिए मैंने आपको यहां पर क्या बोला कि जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चे तू एवरेज टाइम अपना घटाता जाएगा, स्पीड की एक्यूरेसी क्या होती जाएगी? अच्छी होती जाएगी, एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी स्पीड निकालने की। ठीक है, द लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड, व्हेन द कंसीडर्ड टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0। अब हम इसको लिखते कैसे हैं? जब बेटा आप एवरेज स्पीड लिखते हो, मैं सच्ची कह रही हूं, मैं इस बोर्ड को फेंक दूंगी। जब आप बेटा एवरेज स्पीड लिखते हो, ठीक है ना, जब आप यहां से एवरेज स्पीड लिखते हो तो आप कुछ इस तरीके से लिखते हो। ओहो, तो आप कुछ इस तरीके से लिखते हो मेरा बेटा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? जब आपका टाइम 0 की तरफ मूव करने लग जाता है। पीछे देखो, जब आपका टाइम 0.0000 और भी कितने 0, लाखों 0, तो जब आपका टाइम 0 की तरफ मूव करने लगेगा
उस पॉइंट पे आप इंस्टेंट की तरफ मूव करने लगोगे और एक्यूरेसी जो स्पीड की होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। एक्यूरेसी जो स्पीड की होगी वो इंक्रीज हो जाएगी व्हेन टाइम टेंड्स टू जीरो, व्हेन टाइम्स टेंड्स टू जीरो। बोलो ये बात क्लियर है या फिर नहीं? बोलो जल्दी से, ये बात क्लियर है? हाँ क्लियर ही होगी मैम, सिंपल सी बात है। हमने टाइम को इतना कम किया कि हमारे स्पीड की एक्यूरेसी क्या होती जा रही है बच्चे, इंक्रीज होती जा रही है। अब आगे हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान देना। हमने सीखा कि हम एवरेज से, अगर हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो वहाँ से इंस्टेंटेनियस की तरफ कैसे जाएंगे, कैसे मूव करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे हमने क्या सीखा, फोकस करना कि जब आपका डेल टाइम टी जीरो की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी इस केस में बच्चे, आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी इस केस में, उसके अंदर क्या होगा बेटा, जो आपका टाइम है वो जीरो की तरफ मूव करेगा और इसको आप बच्चे क्या लिखोगे, डेल एस बाय डेल टी। अच्छा आपको एक चीज पता है यहाँ पर क्या मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो बच्चा आपने डेल एस बाय डेल टी लिखा है ना, आपको ऑब्वियसली बात पता है। अगर मैं इसमें आपको पीछे लेकर जाऊं, देखो अगर आपको मैं बच्चे इसमें पीछे लेके जाऊं, ध्यान देना, ये आपका 0.00000001, ये अपने आप में इतना छोटा टाइम है कि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी बात करेंगे, डे टू डे लाइफ में, तो हम इसको शायद कंसीडर भी नहीं करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। अरे तो बहुत छोटा टाइम है ना। लेकिन जब हम एक्यूरेसी की तरफ मूव कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, जब हम बेटा किसी क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, एक्यूरेसी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये छोटा सा टाइम भी बहुत वैल्यू रखता है। ठीक है, ये छोटा सा टाइम आपको इंस्टेंटेनियस में एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए किसकी तरफ लेके जा रहा है, स्पीड की एक्यूरेसी की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है ना। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये जो छोटा सा टाइम है, इस छोटे से टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो भी ऑब्वियसली बात है बहुत छोटा होगा। और फिजिक्स के अंदर बच्चे क्या, छोटे से टाइम या फिर छोटी चीज़ों के लिए हम इसको कैसे लिखते हैं बच्चे, हम इसको लिखते हैं ds बाय dt। हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं ds बाय dt। ये आपका बच्चे किसकी, छोटी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये आपका बच्चे छोटी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? बात क्लियर हो गई होगी। इसको आप ds बाय dt से लिखते हैं, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अभी तक हमने क्या सीखा बच्चे, अभी तक हमने सीखा, एक कंक्लूजन लिख लेना ध्यान से, कि जैसे जैसे आप एवरेज टाइम, इसको एवरेज करो, जैसे जैसे आप बच्चे एवरेज टाइम डिक्रीज करोगे, वैसे वैसे आप स्पीड की एक्यूरेसी की तरफ जाओगे। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। बात समझ में आ गई? घबराना नहीं है, ये ऐसी टर्म्स को देख के घबराओगे नहीं। ये जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा और भी क्लियर होती हुई चली जाएंगी। बात समझ गया? अब समझ में आ गई? तो ये कहानी थी बेटा आपकी एवरेज से इंस्टेंटेनियस की तरफ जाने की, चाहे वो बेटा आपका एवरेज स्पीड से आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, चाहे वो वेलोसिटी से आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, ये कहानी आपकी पीछे सेम ही चलती रहेगी। अब हम बात करें बेटा वेलोसिटी की, वहाँ पे हमने स्पीड में बात करी थी किसकी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम की। यहाँ हम बात करेंगे बच्चे किसकी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम की। वहाँ हमने स्केलर को रिलेट किया था डिस्टेंस से, यहाँ बच्चे हम लोग रिलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वेलोसिटी क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी भी बच्चे कैसी क्वांटिटी हो गई, ये मेरे प्यारे बच्चे वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया। अच्छा मैम एवरेज कैसे लिखेंगे? जैसे एवरेज स्पीड को लिखा था वैसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को लिखेंगे। कैसे लिखा था आपने स्पीड को? v इज इक्वल्स टू डेल एस, ऊपर साइन आएगा अपॉन में डेल टी, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक जर्नी की बात होती है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात होती है, हम एक टाइम स्पैन ले लेते हैं, उसकी बात होती है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि आपने कोई जर्नी करी इस तरीके से, ये आपका हो गया आर इनिशियल, ये आपका हो गया आर फाइनल, और ये हो गया आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट, आर हो गया। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, एस भी लिख सकते हो। तो यहाँ बच्चे आप इसको और भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर अपॉन में टी एफ माइनस टी आई। मैम आपने ये बता दिया, आप इंस्टेंटेनियस भी बता दो। आवाज़ आ रही है ना भाई? ठीक है, आपने ये बता दिया, आप इंस्टेंटेनियस भी बता दो। जैसे आपने स्पीड लिखा था वैसे बच्चे आप इंस्टेंटेनियस भी लिखोगे कि क्या बच्चे की क्या ये कि लिमिट डेल टी टेंस टू 0, ठीक है, डी आर बाय डी टी। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? छोटी सी वेलोसिटी, छोटा सा डिस्टेंस। चलो आओ अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बेटा ये ना आपको मैंने 3 स्टेटमेंट दी है, ये मैंने आपको बच्चे 3 स्टेटमेंट दी है, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट को देखो, इसमें ये बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बच्चे बताना है। जल्दी बताओ कैसे सोचोगे, कैसे सोचोगे, जल्दी से सोच के बताओ कैसे सोचोगे, जल्दी सोच के बताओ। देखो अगर हम बच्चे बात करें एवरेज वेलोसिटी की या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, आपको पता है एवरेज हम एक टाइम स्पैन का निकालते हैं और इंस्टेंट मतलब किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये तो बच्चे आपका क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपका फॉल्स हो गया कि एवरेज वेलोसिटी कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल नहीं आती है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की और इंस्टेंटेनियस स्पीड की। यहाँ देखो ये भी इंस्टेंटेनियस है और ये भी इंस्टेंटेनियस है, मतलब यहाँ दोनों के अंदर आप किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे जब दोनों के अंदर आप किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हो तो उस पॉइंट में आपकी दूरी भी, आपका टाइम स्पैन कितना है उसमें, बहुत छोटा, तो उस छोटे से टाइम स्पैन में आपकी दूरी भी बहुत छोटी होगी, है ना। तो वहाँ पे इतनी छोटी दूरी में आपकी वेलोसिटी और स्पीड बच्चे क्या करेगा, आपका सेम आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे क्या होगा, अरे इतनी छोटी सी दूरी के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल ही तो होगा। अब क्या ये हो सकता है क्या, ये भी बच्चे आपका फॉल्स होगा। रीजन बीइंग कि वो एक टाइम, वो वेलोसिटी की बात हो रही है, यहाँ बच्चे आप बात करोगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ बच्चे आप बात करोगे डिस्टेंस की, तो ये आपका सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से बच्चे आपका ये फॉल्स है, ये वाला आपका सही है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो आओ आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जल्दी से, ठीक है। चलो आओ, यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है मैम। एवरेज स्पीड निकालनी है, क्या होता है भाई, क्या होता है भाई एवरेज स्पीड, जल्दी से बताओ क्या होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बच्चे आपका होता है डेल एस बाय डेल टी, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चे, अगर आप यहाँ पे रेडियस देखते हो तो रेडियस इसने दिया हुआ है 2 और 2, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको टाइम कितना लगा, 0 सेकंड से इसको टाइम लगा 10 सेकंड का। कितना टाइम लगा, 10 सेकंड का, ठीक है ना, 10 सेकंड का इसको टाइम लगा है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट भाई, क्या हो गया, नाराज हो गया भैया सर्कल। चलो आ जाओ, 0 से 10 सेकंड का टाइम लगा इसको पहुंचने में, ठीक है। आगे क्या है, आगे तो कुछ भी नहीं है, हमें निकालना है किसकी बात हो रही है, सेमी सर्कल की। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, जल्दी से बताओ। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई आर, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई आर कितना है 2, टाइम कितना लगा 10, तो बच्चे ये आपका कितना आ गया, ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया पाई बाय 5। कुछ गलती तो नहीं करी, कुछ गलती तो नहीं करी, पाई आर
पाई आर बाय 5, परफेक्ट है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी निकालो। भाई मैम यहाँ पे नहीं रुकना है, बच्चों जागते रहो, सोना नहीं है, यही आपका कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग होती है, यहीं पे बेसिक को ध्यान से देखो। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी आ गई आपकी, बात कर रहा है किसकी, ये सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल में जो यहाँ पे शॉर्टेस्ट वे होगा पहुँचने का, ये वाला होगा, है ना। तो बच्चे हम इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये कितना हो गया 2 + 2 कितना हो गया 4, अपॉन में टाइम कितना 10, तो ये कितना हो गया बच्चे 2/5। क्लियर हो गई बात। चलो अगला क्वेश्चन करो। नाउ फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बर्ड। ठीक है, चलो भाई एक बर्ड है, ये बर्ड है, एक ये बर्ड, चलो ठीक है, ये बर्ड ने यहाँ से उड़ना शुरू किया और ये पूरा सर्कल कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आ गई वापस से। ठीक है, कंप्लीट सर्कल कांस्टेंट स्पीड के साथ ये मूव कर रही है, और रेडियस इसका भी कितना दिया हुआ है बच्चे, रेडियस इसका भी आपको 2 दिया हुआ है। ठीक है, टाइम इसमें भी 0 से 10 सेकेंड है। आ जाओ भाई, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी। अगर एवरेज स्पीड की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr यानी कि 2, अपॉन में टाइम कितना 10 यानी कि ये कितना 2π/5। अब बात करो एवरेज वेलोसिटी की, कैसे निकालोगे, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इसके अंदर यहाँ से चली और यहीं पे वापस आ गई, तो कोइंसाइड कर रहा है। जब भी डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल एंड फाइनल कोइंसाइड करता है तो क्या हो जाता है 0, टाइम क्या आ गया 10, तो क्या हो गया 0। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई, जल्दी से बोलो भाई, बात समझ में आई है कि नहीं आई। बोले हैं मैम आ गई है, आगे चलो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है, ये आपको बच्चे क्या कह रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड। इसको ध्यान से समझना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो हम इसके बाद करेंगे, पहले इसको समझते हैं। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड, यानी कि लेट्स सपोज अगर हम इस क्वेश्चन के साथ ही चले, क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको समझाऊं कि एक कोई दूरी है, इस दूरी को मैंने नाम दे दिया s। ठीक है, ये s स्पीड वाला नहीं है, s वाला है। ठीक है, स्पीड मतलब वो डिस्टेंस वाला है, डिस्प्लेसमेंट वाला। एक कार जो है कि ट्रैवल कर रही है टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। ठीक है, कार ट्रैवल हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ठीक है ना, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा s/2 और ये s/2, इसका हाफ हमने डिवाइड किया। पहला हाफ किया v1 से, फिर दूसरा हाफ किया v2 से। आपको इसकी निकालनी है एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे एवरेज स्पीड क्या होती है, जल्दी से बताओ, एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चे, तो आप कहोगे मैम टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्या होती है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है मैम, हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को जब आपने रीड किया, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये चीज़ लिखी है कि दोनों इक्वल टाइम पे थे? ये चीज़ तो नहीं लिखी। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइम तो निकालना होगा। मैंने इसको टाइम दे दिया t2 और इसको टाइम दे दिया t1। देखो वायर अटकी मेरे पैर में। ठीक है, चलो ठीक है मैम, ओके जी। तो पहले तो इसका टाइम निकालो। टाइम क्या होता है बच्चे, स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि डिस्टेंस क्या है s/2 और स्पीड क्या है v1। ऐसे ही t2 भी आ जाएगा। डिस्टेंस क्या है बच्चे s/2 और स्पीड क्या है v2। टोटल टाइम कितना आ जाएगा t1 प्लस में t2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे s/2 v1 प्लस में s/2 v2, यही तो होगा। गलत किया है क्या, सही तो किया है। टोटल टाइम आ गया। अभी रुक जाओ, थामो, ये मत सोचो, बता रही हूँ कैसे पहुंच रहे हैं वहां पे, फिर इसके बाद बताऊंगी कि याद क्या रखना है। ठीक है, टोटल टाइम आ गया। अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, है ना। एवरेज स्पीड कैसे आएगी, कैसे आएगी, कैसे आएगी, कैसे आएगी। टोटल डिस्टेंस कितना है, s है। टोटल टाइम कितना है मैम, ये है s/2 v1 प्लस में, देखते रहना गलती ना हो जाए कहीं, s/2 v2। साथ के साथ करो, बोल बोल के,
सोया मत करो यार, फील ही नहीं होता फिर ऐसे, बोला करो, मुझे आवाज आती है आपकी अब यहाँ तक, ठीक है। चलो, तो ये वाला एस, ये वाला एस, ये वाला एस कैंसल, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 1 अपॉन में 2v1 प्लस अपॉन में 2v2, यही बचा ना। अब पहले इसको सॉल्व करो, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करो, फिर जो आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देना 1 अपॉन में, ठीक है। चलो 1 अपॉन में, ऊपर वाले को भूल जाओ, सोचो लिख लो, बट दिमाग में मत रखो कुछ है, लिख लो लेकिन दिमाग में नहीं रखोगे कि कुछ है। चलो करो, ये एस का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 2v1 और v2, 2v1 और v2, और ऊपर क्या आ जाएगा, v1 प्लस में v2, मतलब v2 प्लस में v1 आएगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलो यार तुम कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कहोगे मैम ने क्या किया, ठीक है ना, इसको प्रॉपरली लिख लो, फिर कहोगे मैम ने क्या किया है, ठीक है। इसको लिखो v2 प्लस में v1। अब इसको बेटा रेसिप्रोकल करो, क्योंकि 1 अपॉन में है ना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपका फाइनली कितना आएगा, 2v1 v2, एक में रुको, ये फाइनल बच्चे आपका कितना आ जाएगा, 2v1 v2 अपॉन में 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, एक ही बात होती है ना, तो इसको मैं आगे पीछे कर दी हूँ, v1 प्लस में v2, v1 प्लस में v2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ याद रखनी है, अब यहाँ समझना, आपको यहाँ पर बच्चे कौन सी चीज़ याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना है, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2, यही है ना, हाँ ठीक है। ये मेरे प्यारे बच्चा आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे, ये वाली चीज़ आप याद रखोगे। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें किया कि बच्चे दो, एक डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, और दोनों की स्पीड क्या है, अलग अलग है, तो पेपर में इतना टाइम तो होगा नहीं ना कि ये कथा कर पाओ, तो सीधा आपको ये याद रखना है, ये दिस याद रखना है। क्लियर हो गई बात। चलो आओ क्वेश्चन से बताती हूँ, ये भी अनइक्वल वाला करेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। एक पर्सन है जो कि ट्रैवल कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, एक पर्सन है जो कि ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, जो कि मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x, ठीक है। किसी x डिस्टेंस के लिए, किसी x दूरी के लिए इसने v1 स्पीड से ट्रैवल किया, ग्रेट, ठीक है, एंड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, इसने अगली दूरी भी बेटा किससे करी, v2 से करी, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, मैंने वो ऑप्शन आप लोगों के लिए लिखे नहीं है। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ सोच के कि क्या होना चाहिए, जल्दी से सोच के बताओ, करे भाई। चलो आओ, वैसे तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, सीधा आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैं आपकी तसल्ली के लिए क्वेश्चन क्या कर रही हूँ, करवा रही हूँ, आवाज आ रही है ना, ठीक है। चलो आओ इसको करेंगे सॉल्व। टोटल डिस्टेंस कितना है, जैसे कि आपको पता है, आपको क्या बताना है इसमें, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ठीक है ना, जो कि आपका हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है। टोटल डिस्टेंस बच्चे आपका कितना है, यहाँ पर ये है आपका 2x, और आपको टोटल टाइम बच्चे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब इस वाली जर्नी के लिए आपका टाइम कितना हो जाएगा बताओ, t1 आपका कितना हो जाएगा, टाइम बच्चे क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो गया। चलो, और इसके लिए टाइम बच्चे कितना हो जाएगा, t2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो टाइम अगर आप बच्चे देखोगे t1 प्लस में t2 बच्चे अगर आप करोगे तो ये आपका कितना आ गया, x/v1 और x/v2, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने ये वाली वैल्यू सीधा यहाँ पे रखी, एवरेज वेलोसिटी यानी कि v, और हमने ये वाली वैल्यू जब अपने यहाँ पे रखी तो ये आपका क्या आएगा, 2x, डेल टी बच्चे आपका कितना है, x/v1 प्लस में, इसको इरेज करो, सच में ये बोर्ड आज जाएगा मेरे हाथ से, चलो x/v1 प्लस में x/v2, यही है ना आपका बच्चे, x/v1 प्लस में x/v2।
अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो प्रीवियस वाले पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ, प्रीवियस वाले पे बच्चे मैं अगर आपको लेके जाऊँ, हमने यही तो किया था कुछ, है ना? ये आपका कैंसिल आउट होता चला गया था। अब इसमें आगे आओ आप लोग, आगे देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है ना? चलो कैसे करेंगे हम इसको। यहाँ देखो, अगर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, ऊपर कितना है? ऊपर है बच्चे आपका 2x, नीचे मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं x, देखो यहाँ से x और x और x तो आपका वैसे भी कैंसिल हो रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ आप बच्चे क्या करो, यहाँ आप 2x ना लिख के यहाँ मेरे प्यारे बच्चे आप लोग लिखो 2, और नीचे बच्चे आपका कितना आ जाएगा? 1/v1 प्लस में 1/v2। तो ये बच्चा आपका कितना हो जाएगा? जब आप इसको एलसीएम लोगे तो ये आपका क्या था? ऊपर 2, नीचे एलसीएम लिया आया v1 v2, और इधर आएगा आपका v2 प्लस में v1, ठीक है ना? v2 प्लस में v1। अब आप इसको क्या करो? रेसिप्रोकल करो। ये रेसिप्रोकल होगा तो 2v1 v2 अपॉन में कितना आ गया? v1 प्लस में v2 आ गया। क्या ये वही वाली वैल्यू आ गई भाई? क्या ये वही वाली वैल्यू आ गई क्या? ध्यान दो, ध्यान से करो इस क्वेश्चन को। देखो ये तो मैम वही वाली वैल्यू आ गई, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। देखा, ये क्वेश्चन आपका 2019 का था, 2v1 v2। तो अब आपको क्या करना है पेपर में? सीधा जो लाइन बोल रही हूँ उसको याद रखना है कि अगर कोई डिस्टेंस है और उसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया जो अलग अलग वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो इसमें सीधा फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। यकीन नहीं हो रहा तो एक क्वेश्चन और करो। चलो ये वाला करो, ये भी आपका बच्चे सीबीएसई एआईपीएमटी का क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एक कार है बच्चे, एक कार है जो कि मूव कर रही है कितना? डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस बच्चे आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो आपको दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है? यहाँ पे बच्चे आपने फर्स्ट हाफ किसने किया, यानी फर्स्ट हाफ का मतलब क्या आ गया? 100 मीटर। इसको आपने किया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और सेकंड हाफ बच्चे यानी कि बचा हुआ 100, ये आपने किया है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आपने ये चीज़ देखी कि दो इक्वल डिस्टेंस है, अलग अलग स्पीड है विद डिफरेंट स्पीड। तो हमने क्या किया? हमने ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं मैम? आ जाओ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा? 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। यही तो होता है आपका एवरेज। इसके अंदर एवरेज स्पीड जैसे ही तो निकलेगी, लेकिन यहाँ एक है ना कन्फ्यूजन है। यहाँ एक क्या कन्फ्यूजन है? नहीं, इसने सेकंड हाफ बच्चे v से चला है। ध्यान दो इस क्वेश्चन में, अगर आप सेकंड हाफ बच्चे इसने v से चला है, 48 से नहीं, सेकंड हाफ इसने v से चला है। और पूरी एवरेज स्पीड इसने कितनी बताई हुई है? अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो बच्चे पूरी एवरेज स्पीड इसने 48 बताई हुई है। अब तो हमारा कोई बात नहीं रह गई, और v हमें शायद इसमें निकालना है, v हमें निकालना है। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ जाओ, v हमें ये वाला निकालना है। कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड बच्चे देखो ध्यान से करना, क्वेश्चन वाला पार्ट जैसे जैसे बता रही हूँ ना वैसे वैसे करोगे। v आपका इसमें एवरेज स्पीड आपकी 48 हो गई 2 इंटू में, ठीक है? इसको आप v1 मानो और इसको आप v2 मान लो, ठीक है? तो ये हो गया आपका 2 इंटू में कितना? 40, और इंटू में कितना? v, और इंटू में बच्चे कितना? v। ये इंटू में हो गया आपका v, ठीक है? अपॉन में क्या आ जाएगा? v1 प्लस में v2, यानी कि 40 प्लस में v, यही आएगा। अब आप इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा आपका? 48, 40 प्लस में v, 2 इंटू में 40 इंटू में v, ठीक है? अब फर्दर आप जब इसको सॉल्व करोगे ये कितना आएगा? 48 इंटू में 40 प्लस में ये इधर आएगा तो 48v, ये कितना हो जाएगा बेटा? 80v, 80v। इस वाली टर्म को इधर लाके माइनस करो, 48 इंटू में 40, 80v माइनस में 48v, ठीक है? अब इसको सॉल्व करोगे तो 48 इंटू में 40, 80 में से 48 माइनस करोगे तो 10 में से 8 माइनस किया तो 2,
10 में से 8 माइनस किया तो बच्चे कितना आया आपके पास, 2 आ गया। और 7 में से 4 माइनस किया तो ये आपके पास आ गया 32v। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप भी कर लेना साथ में, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी आपकी, तो बच्चे ये वाली वैल्यू अगर आपकी इधर आएगी 48 इंटू में 40 अपॉन में 32 इज इक्वल्स टू क्या आया, v आया। अब इसको कट करेंगे, कट कैसे करेंगे, यहाँ देखो, इसको कट करेंगे इस तरीके से, किस भी तरीके से कर लो, 2 2 4, यानी कि आप इसको सीधा 4 से भी कर सकते हैं। 4 से करेंगे हम, 4 10 और 4 8 और 4 8 और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका 8 6, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ बच्चे आपका v कितना आ जाएगा, आपका v बच्चे निकल कर आया 60 किलोमीटर पर आवर। सीधा फॉर्मूला पता था, नहीं तो और भी टाइम लगता, ठीक है। v बच्चे आपका आया 60 किलोमीटर पर आवर। ये भी आपका CBSE AIPMT का क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका बच्चे CBSE AIPMT का है। एक कार है जो कि कवर कर रही है फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, ठीक है, एंड पर आवर, ये 40 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है, एंड द सेकेंड हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको क्या निकालना है बच्चे, आपको एवरेज स्पीड निकालना है। अगर इसका कन्वेंशनल वे देखोगे तो पहले हाफ को कुछ करोगे, फिर दूसरे हाफ को कुछ फिक्स करोगे, फिर उसका टाइम निकालोगे, फिर वहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। इससे अच्छा आपको क्या करना है, यहाँ देखो, इसने सीधा सीधा बोल रखा है कि एवरेज स्पीड निकालो। आपको ये चीज़ तो पता है ना, यहाँ देखो, कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस, पहला हाफ और सेकेंड हाफ, मतलब 2 हाफ है, इक्वल हाफ है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बच्चे क्या हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2, यही आ गया ना, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। तो बच्चे यहाँ पे इसने v1 कितना दिया हुआ है, एट अ स्पीड ऑफ 40, 2 इंटू में 40, गलत तो नहीं हूँ ना मैं। सेकेंड इसने कितना दिया है, 60, और बच्चे नीचे क्या हो जाएगा, 40 प्लस में 60, तो ये बच्चे क्या हो गया, 2 इंटू में 40 इंटू में 60 अपॉन में कितना आ गया, 100, तो ये कैंसिल हुआ। अब ये कितना आ गया, 4 2 8 और 8 6 48 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है ये चीज़, क्लियर है ये चीज़। चलो ठीक है, यहाँ से ये बात तो आपको आ गई समझ में, ठीक है। ये हो गया, थर्ड हो गया। अब हम आएंगे बेटा किसके ऊपर, इस क्वेश्चन को करने से पहले अब हम देखेंगे ये चीज़, ये क्या है बच्चे। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने बच्चे देखा आपके सामने क्या, कि आपका इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है किसके साथ, डिफरेंट स्पीड के साथ। अब बच्चे हम लोग क्या देखेंगे, अब बच्चे हम लोग देखेंगे ये कि अनइक्वल डिस्टेंस जो कि कवर हो रहा है क्या, अलग अलग स्पीड के साथ। किसके साथ बेटा, अनइक्वल डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो डिफरेंट स्पीड के साथ। अब यहाँ देखो इस बात को कैसे समझना है, यहाँ पे बच्चे आप लोग फोकस करेंगे मेरी इस बात पे, ठीक है। लेट सपोज ये ए से ये कोई दूरी है पर्टिकुलर, ठीक है, आपने ए से जर्नी को शुरू किया, ठीक है। ये पहला कोई डिस्टेंस है S1, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। अब की बार इक्वल नहीं जाने वाले, पिछली बार इक्वल थे, पिछली बार S1 S2 आपस में इक्वल थे, लेकिन इस बार नहीं है। ये आपने कोई दूरी तय करी S1 V1 स्पीड के साथ, फिर आपने कोई दूरी तय करी S2 V2 स्पीड के साथ, फिर आपने कोई दूरी तय करी S3 V3 स्पीड के साथ। ये बेटा ऐसा गोइंग ऑन है कहाँ तक, nth डिस्टेंस तक, कहाँ तक, nth डिस्टेंस तक। फिर बच्चे ये आपने Sn कोई दूरी तय करी अपनी Vn स्पीड के साथ। ये है इस चीज़ का मतलब, ये है बच्चे क्या, ये है इस चीज़ का मतलब। बात समझ में आ गई। अच्छा, तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चे आपकी जो एवरेज स्पीड निकलती है वो आप बच्चे फोकस करेंगे। आई ये बोर्ड तो आता माजी सटक ली भाई सच में, आहा। चलो ये है बच्चे आपका एवरेज स्पीड। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो ये बच्चे आपका क्या आ जाएगा, ऊपर तो सिंपल है S1 प्लस में S2 प्लस में, देख लो मैं कह रही हूँ आता माजी सटकली हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। चलो S2 प्लस में S3 प्लस में ये प्यारे बच्चे कहाँ तक जाएगा, ये आपका जाएगा Sn तक। एग्री और नोट, ऊपर वाला तो सिंपली प्लस किया, लेकिन अब बात आती है किसकी, टाइम की। तो पहले वाले के लिए टाइम बच्चे कितना आ जाएगा, ऐसे बोलो। टाइम क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड,
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये क्या हो जाएगा S1 बाय V1, S2 बाय V2, S3 बाय V3 एंड ये बच्चे आपका कहाँ तक जाएगा, ये बच्चे आपका कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका Sn बाय Vn तक। ये बच्चे आपका कहाँ तक जाएगा, ये आपका जाएगा Sn बाय Vn तक। क्लियर हो गई ये बात? चलो ठीक है। अच्छा, इसको आप बच्चे एक तरीके से और लिख सकते हैं, समेशन ऑफ, मतलब आप सारी चीज़ों को सम कर रहे हैं, ठीक है। सम के लिए आप किसका साइन लगाते हैं, समेशन का साइन लगाते हैं। यहाँ पे आ गया बच्चे आपका S, ठीक है। और I क्या है, मतलब ये वाली वैल्यू, हमने एक इसको नाम दे दिया I, जो कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, I 1 से लेके n तक जा रहा है। सिंपली बच्चे आप इसमें करेंगे S बाय V, और I बच्चे यहाँ पे भी 1 से n तक जा रहा है। बोलो ये बात क्लियर है या फिर नहीं? ठीक है, इसको बच्चे आप इस तरीके से भी मेरा प्यारा बच्चा आप लिख सकते हो, घबराना नहीं है। क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस, और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या समझ में आया है क्या नहीं आया, और क्लियर होगा आप लोगों को। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड, ये मतलब है इसका। पिछले वाले केस में क्या था बच्चे, पिछले वाले केस में आपका सिंपली 2 इक्वल डिस्टेंस थे। क्या थे आपके? 2 इक्वल डिस्टेंस से। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात। लेकिन आप इसको पिछले वाले केस से भी रिलेट कर सकते हो। पता है कैसे? इसको मैं अलग पेन से लिख रही हूँ तो समझ जाना, ठीक है। इसको मैं अलग पेन से लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नोट को नोट कर लेना, ठीक है। नोट को नोट करेंगे आप लोग, चलो ठीक है। 1 मिनट, नोट को नोट बच्चे आपको क्या करना है, ध्यान देंगे। नोट को नोट आपको क्या करना है, ध्यान देंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ये मान लिया कि S1 S2, जैसे पिछले वाले केस में माना था S1 S2 S3 S4 Sn, ये सारे आपस में क्या है बच्चे, ये सारे आपस में इक्वल हैं। ये सारे आपस में क्या हैं, ये सारे आपस में इक्वल हैं। तो उस केस में बच्चे क्या होगा, उस केस में बच्चे आपका क्या होगा कि ऊपर सिंपली क्या आ जाएगा n, ऊपर सिंपली क्या आ जाएगा n, क्योंकि यहाँ देखो S1 S2 S3 ये तो सारे आपके कॉमन हो गए ना, आपके सारे इक्वल है ना ये, ठीक है। ये तो सारा कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब कैंसिल आउट हो जाएगा ना बच्चे, ऊपर बचेगा आपका n और नीचे क्या बचेगा आपका 1 बाय V1 1 बाय V2, सोच के देखो, और ये आपका आ जाएगा 1 बाय V3। ये भी आप इसके अंदर बच्चे आप एक केस को नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई? n इज इक्वल्स टू 1 बाय V1 1 बाय V2 1 बाय V3, और ये आपका आ जाएगा अप टू 1 बाय Vn। इसको Vn करो, ये 3 नहीं है यहाँ पर, इसको बच्चे आप क्या करो, इसको आप Vn करो, ठीक है ना। कलर अलग हो गया ये वाला, बट कोई नहीं, Vn करो। क्लियर हो गई बात? ये वाला एक केस आपका बन सकता है यहाँ से। ये है अनइक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, ठीक है। चले आगे, चलो ये क्वेश्चन हो गया था, ये वाला, ये तो हम पीछे जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये भी हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब है ये वाला क्वेश्चन, ये भी बच्चे आपका नीट 2017 का क्वेश्चन है, इस पे फोकस करेंगे। देखो ये क्या कहता है, ठीक है। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन, राइट, एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वॉज नॉट वर्किंग। एस्केलेटर पता है ना, ये होता है, ठीक है, जिसपे आप स्टैंड होकर अपने आप ऊपर जा सकते हो, उसमें वॉक भी कर सकते हो आप इसके मूविंग के साथ साथ, ठीक है। प्रीति भाई क्या कर रही है, प्रीति आपको टीच कर रही है फिलहाल। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वॉज नॉट वर्किंग, ठीक है भाई, ओके जी। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर, उसने क्या किया, जो स्टेशनरी होता है ना, मतलब वो चल नहीं रहा है, उसके ऊपर ही वॉक करने लग गई। अच्छा, उसने वॉक किया पूरा, वो ऊपर तक पहुंची कितने टाइम में, T1 में। ऑन अदर डेज, बाकी दिनों में क्या होता था, जब वो वर्किंग होता था एस्केलेटर, इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी, अगर वो स्टेशनरी है, वो एस्केलेटर उसे ऊपर लेके जा रहा है ऑन द मूविंग एस्केलेटर, देन द एस्केलेटर कितना टाइम लेता था उसमें बच्चे, टाइम लेता था वो T2, ठीक है। तो आपको बताना है द टाइम टेकन बाय हर, कि उसको कितना टाइम लगा
टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा बेटा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन सी है, देखो एक एक करके इसमें उठाते चलेंगे, पिक करेंगे। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1, ठीक है। जब वो वॉक कर रही है, ठीक है, स्टेशनरी एस्केलेटर पे, तो उसकी स्पीड कितनी थी, ठीक है ना, उसकी स्पीड कितनी थी। तो यहाँ पे आप एक काम करो, एस्केलेटर की बच्चे आप हाइट मान लो कितनी, आप हाइट मान लो मेरे प्यारे बच्चे h, जो एस्केलेटर ऊपर लेके जा रहा है उसकी हाइट हमने कितनी मान ली, उसकी हाइट हमने मान ली h, ठीक है। अब बच्चे वेलोसिटी निकालो, स्पीड निकालो किसकी, जब वो वॉक कर रही है किस पे, स्टेशनरी एस्केलेटर पे इन टाइम t1, ठीक है, इन टाइम t1। चलो तो कितनी आ जाएगी स्पीड मेरे प्यारे बच्चे, स्पीड आ जाएगी h अपॉन में टाइम t1, ये हो गई v1 स्पीड। पहले वाला केस, जब वो वॉक कर रही है स्टेशनरी एस्केलेटर पे। ऑन द अदर डेज इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, अब वो मूविंग एस्केलेटर पे रिमेन स्टेशनरी इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में है, देन कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब आप निकालो किसकी स्पीड ऑफ, ये टमाटर सटक लिया, अभी दिमाग खराब हो रहा है हमारा सच में। चलो भाई, अब आप एस्केलेटर पे, वो क्या है बेटा, स्टेशनरी है, तो यहाँ पे बेटा आपने किसकी स्पीड निकाली है, ये आपने उस गर्ल की स्पीड निकाली है, स्पीड ऑफ गर्ल, ठीक है ना, जो वॉक कर रही है। अब आप किसकी स्पीड निकालोगे बच्चे, अब आप स्पीड निकालोगे स्पीड ऑफ एस्केलेटर, ठीक है ना। तो आप बच्चे कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे, कितना टाइम लग रहा है t2, तो यहाँ पे v2 बच्चे कितना आ जाएगा, h बाय t2 आ जाएगा। अब आखिरी वाली कंडीशन क्या है, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, कि अब एस्केलेटर भी मूव कर रहा है और वो भी मूव कर रही है उसके ऊपर, तो अब कितना क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बच्चे आपको टाइम बताना है, अब कितना टाइम लगा उसको ऊपर जाने में। तो देखो v1 बच्चे आपके पास क्या था, ध्यान देना, v1 बच्चे आपके पास क्या था, h बाय t1, और v2 बच्चे आपके पास क्या था, चलो v2 बच्चे आपके पास क्या था, h बाय t2 था, यही था ना। ये आपका एस्केलेटर की स्पीड थी और ये आपकी गर्ल की स्पीड थी। लेकिन बच्चे अब आपको क्या चाहिए, अब आपको इस क्वेश्चन में अगर हम वापस जाएं, इस क्वेश्चन में बच्चे अगर हम वापस जाएं, कहाँ गए हम लोग क्वेश्चन में, यहाँ आ गए, ठीक है ना। अब आपको बच्चे इसके अंदर चाहिए द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, टाइम आपको निकालना है। तो बच्चे टाइम आपका टोटल कैसे आएगा, सोच के बताओ। टाइम बच्चे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, जो भी डिस्टेंस है अपॉन में v1 प्लस में v2, क्योंकि इस केस में अब वो दोनों मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो आपके पास टाइम आएगा ये हो गया h, v1 कितना हो जाएगा h बाय t1, और v2 बच्चे कितना हो जाएगा h बाय t2, यही होगा। ये h h h तो आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच्चे आपका टाइम कितना आ गया, 1 अपॉन में 1 बाय t1 और प्लस में 1 अपॉन में 1 बाय t2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा t1 t2 और ऊपर कितना आ जाएगा t2 प्लस में t1 और ये था 1 अपॉन में। अब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा t1 t2 t1 प्लस में t2। चलो आप ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, t1 t2 और t2 प्लस में t1, यानी कि सी बच्चे आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। ठीक है, बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही, जल्दी से आप लोग बताओगे। आवाज़ आ रही है या फिर नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, चलो अब इसी के अंदर हम आगे चलेंगे। आगे क्या है, हमने आपको बताया क्या, मैंने आपको बच्चे इसमें कुछ चीज़ें बताई थी। कौन कौन सी चीज़ें थी इसमें, यहाँ देखो, फोकस करो। सबसे पहले हमने किया इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन विद डिफरेंट स्पीड। जब आप इक्वल डिस्टेंस कर रहे हो डिफरेंट स्पीड में, मैंने इसका केस आपको बच्चे इसमें भी लेके बताया।
ठीक है ना। इसमें भी मैंने ये चीज़ बताई कि जब आपके डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे तो आपका ये वाला सिनेरियो कुछ कुछ निकल कर आएगा। इक्वल डिस्टेंस है लेकिन आपकी स्पीड कैसी है, लेकिन आपकी स्पीड डिफरेंट है। वहाँ पे कितने पार्ट किए थे, वहाँ पे हमने 2 पार्ट किए थे, याद है 2 पार्ट किए थे ना। तो जब वहाँ पे हमने बच्चे 2 पार्ट किए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के, तो वहाँ पे वेलोसिटी भी कितनी थी, अलग अलग थी ना, 1/v1 1/v2। तो इसको भी कैलकुलेट तो करोगे तो कितना आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। तो ये वाला केस बच्चे आप याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब चाहे आपके 3 इक्वल हो, चाहे आपके 4 इक्वल हो, चाहे 5 इक्वल हो, आपको क्या करना है, ऊपर 5, अगर 2 है तो 2 वाला केस तो आपको सीधा ही याद हो जाएगा, ठीक है। और आगे नीचे वेलोसिटीज को अपॉन में ऐड करके रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल स्पीड के साथ, डिफरेंट स्पीड के साथ, वहां पे आपका ये निकल कर आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2 चीज़ें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट सीखी, ठीक है। और बाकी हमने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करे। बाकी आज की क्लास की एक लास्ट चीज़ वो क्या है, अनइक्वल स्पीड इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। अभी तक क्या आ रहा था, अभी तक बच्चे एक केस में आपका टाइम जो डिस्टेंस था वो इक्वल था लेकिन स्पीड अलग थी। दूसरे केस में आपका क्या था बच्चे, आपका स्पीड भी अलग थी और डिस्टेंस भी अलग था। और ये वाला केस आपका कौन सा हो गया बच्चे, आपकी अनइक्वल स्पीड है लेकिन यहाँ पर इंटरवल ऑफ टाइम कैसा है बच्चे, वो आपका अलग अलग है, आपका अलग अलग है यहाँ पर। तो अलग अलग है मैम मतलब समझे नहीं, आओ समझाती हूँ। देखो ये इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कंसेप्ट बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, ये कोई आपकी पर्टिकुलर जर्नी यहाँ से शुरू हुई ए पॉइंट से, ठीक है। पहले कोई दूरी आपने तय करी v1 स्पीड के साथ और t1 टाइम में, ठीक है। फिर कोई दूरी s2 करी v2 स्पीड के साथ और v2 स्पीड के साथ और t2 टाइम में, ठीक है। ऐसे करते करते आप आ गए vn स्पीड पे और tn टाइम में और sn पे। क्लियर हो गई बात। अब आपको बच्चे इसमें क्या लिखनी है, इसमें इसकी एवरेज स्पीड लिखनी है, आपको इसमें इसकी एवरेज स्पीड लिखनी है। तो कैसे लिखोगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ से बच्चे आपका S1 क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ से S1 निकालोगे तो S यानी कि डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू में टाइम। तो यहाँ से ये स्पीड हो गई, ये टाइम हो गई v1 t1। ऐसे ही S2 के लिए भी निकाल सकते हो, v2 t2। ऐसे ही S3 के लिए भी निकाल सकते हो, v3 t3। ऐसे ही बच्चे आप Sn के लिए भी निकाल सकते हो, vn tn। तो ये आपका कैसे जाएगा, यहाँ पे समझना, ये आपका जाएगा vn t1 प्लस में v2 t2 प्लस में v3 t3 प्लस में सो ऑन vn tn अपॉन में टोटल टाइम कितना आ जाएगा, t1 प्लस में t2 प्लस में t3 प्लस में एंड ये बच्चे आपका कितना आ गया, tn आ गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एवरेज स्पीड निकल कर आ गई। ये कौन सा केस आया आपका, जब आपका बच्चे क्या है, अनइक्वल स्पीड है, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम है। क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हुई है या नहीं हुई, हो गई होगी, ठीक है बच्चे। अब लेट सपोज आपने क्या किया, आपने इन सारे टाइम को, एक केस ले लो यहाँ पर बच्चा, एक केस ले लो, एक नोट लिख लो, जैसे पिछले वाले में एक नोट बताया था ना, तो यहाँ पर भी एक नोट लिखो। नोट क्या है कि लेट सपोज ये टाइम आपका इक्वल हो जाता है, ये टाइम आपका बच्चे क्या हो जाता है, ये टाइम आपका इक्वल हो जाता है, ठीक है। मतलब t1 इक्वल हो गया t2 के, इक्वल हो गया t3 के, और ये बच्चे आपका इक्वल हो गया tn के। तो एक बार सोच के बताओगे इसमें क्या होगा, ये टाइम आपका इक्वल हो गया, एक बार सोच के बताओगे इसमें क्या होगा, नहीं बता, देखो क्या होगा। जब आपके सारा टाइम इक्वल हो जाएगा, मान लो आपने इसको मान लिया t, आपने इसको मान लिया t,
तो ऊपर से कॉमन आएगा टी, नीचे से कॉमन आएगा टी, कैंसिल आउट हो गया। तो नीचे बच्चे आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान देना, ये वाले केस में आपके पास बचेगा V1 प्लस में V2 प्लस में V3 एंड सो ऑन और अपॉन में n। बात समझ में आ गई? तो ये एक इसका स्पेशल केस था। ये बच्चे क्या था, ये इसका एक स्पेशल केस था। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, जो भी मैंने आपको आज करवाया है उसको रिवाइज कर लेना। अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत बढ़िया अच्छे से PYQs करेंगे उस वाली क्लास में। अपने क्लास कैसी लगी इसको कमेंट करेंगे। क्लास का PDF आपको मिल जाएगा, आपको चैनल पर भैया टेलीग्राम चैनल पर ये जो आपको लिंक दिया हुआ है नीट फिनिक्स बाय अनअकैडमी, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लास के मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, क्योंकि रहोगे हेल्दी तभी तो करोगे काम। बाय बाय।